जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। आज से विज्ञान की एक बिल्कुल जीरो लेवल से नई शुरुआत करने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। फिजिक्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं अक्सर जब भी कोई नया बैच लेता हूँ, कहीं नई क्लास होती है, उसमें सबसे पहला जो मेरा सवाल होता है वो स्टूडेंट से यही होता है, विज्ञान क्या है? विज्ञान का अर्थ आप क्या समझते हैं? विज्ञान हम क्यों पढ़ रहे हैं? कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है एग्जाम की दृष्टि से भी? तो सारी चीजों का सवाल जो सबसे पहला होता है, विज्ञान क्या है? जब भी स्टूडेंट से पूछता हूँ, कई स्टूडेंट कहते हैं सर विज्ञान साइंस होती है। अक्सर कोई भी परिभाषा पूछी जाती है, हिंदी का इंग्लिश, हिंदी का और इंग्लिश का हिंदी बना देते हैं। कई स्टूडेंट होते हैं जो कुछ क्लासों के अंदर रटी-रटाई लाइन होती है वो याद कराते हैं कि प्रकृति का क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान है, ये अर्जित करते हैं प्रकृति से, फिर प्रयोगों द्वारा प्रमाणित करते हैं। तो ऐसी कुछ परिभाषाएँ जो क्लासों में रटाई गई थी, उसका अर्थ समझते हैं, क्योंकि देखो विज्ञान का अगर सिंपल भाषा में मेरे अकॉर्डिंग पूछा जाए विज्ञान क्या है? तो मैं आपसे यही कहूँगा कि विज्ञान का एक सिंपल सा अर्थ है कि किसी भी चीज़ के पीछे का रीज़न बताना आपको। जो प्राकृतिक रूप से अपने शरीर में हो या कहीं पर भी कोई भी घटना हो रही है, उसका क्रमबद्ध रूप से, एक व्यवस्थित रूप से क्या करता है, अध्ययन करता है साइंस, और उस चीज़ के पीछे का रीज़न बताती है कि ये चीज़ कैसे हो रही है। जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो कैसे ये ध्वनि आप तक ट्रैवल कर रही है? कैसे ये चीज़ें मैं बोलने के लिए जो एनर्जी मेरे अंदर से जो बन रही है, वो किस प्रकार से खाना मैंने खाया, उसके साथ ऑक्सीजन की क्रिया कैसे हुई, कैसे भोजन टूटा, कहाँ टूटा, किस प्रकार से सारी प्रोसेस हुई, जिससे एनर्जी बनी और वो एनर्जी के माध्यम से हम कोई भी काम कर पा रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं जिनके पीछे कोई काम कैसे हो रहा है, ये कैसे का जवाब देने वाला जो सब्जेक्ट है वही साइंस है। और साइंस शब्द की उत्पत्ति भी कुछ इसी प्रकार से हुई है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के मन में जिज्ञासा होती है कि ये चीज़ कैसे हो रही है, ये कैसे होता है। तो ये जिज्ञासा का मतलब जानना, किसी भी चीज़ को जानना कि इसके पीछे कौन-सी चीज़ कैसे हो रही है, उसे हम साइंस कहते हैं। तो साइंस जो शब्द है, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं आज अपने जो पार्ट है साइंस का, जिसके अंदर हम फिजिक्स की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक बेसिक छोटा-मोटा कई बार प्रश्न आ जाता है शाखाओं से भी। तो मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से कुछ इस प्रकार से याद करवाऊँगा कि सिर्फ़ इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस ज़रूर होगा कि विज्ञान का प्रश्न किसी भी प्रकार का है, हम ईज़िली उसको कर सकते हैं। और साइंस को पढ़ने के प्रति आपका जो एक एटीट्यूड है, आपका जो दृष्टिकोण है, वो भी बदल जाएगा कि इस प्रकार से साइंस को ईज़ी बनाया जा सकता है। लेट्स मेक साइंस ईज़ी। तो सबसे पहला देखिए जो वर्ड है अपना विज्ञान। हिंदी का वर्ड जो ये बना है, इसका अर्थ होता है एक विशिष्ट ज्ञान, एक स्पेशल नॉलेज, एक ऐसी विशिष्ट का मतलब एक स्पेशल है वो, उसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को विशिष्ट कर दिया हमने, स्पेशलाइज़ कर दिया कि हाँ, ये काम इस प्रकार से होता है। वो एक तरीका है विज्ञान का, विशिष्ट ज्ञान है। दूसरी बात, साइंस शब्द। साइंस शब्द किस भाषा का शब्द है? अब अक्सर बच्चे कहेंगे सर लैटिन भाषा का, बिल्कुल नहीं। साइंस शब्द इंग्लिश का शब्द है या इंग्लिश का वर्ड है। इंग्लिश का एक वर्ड है साइंस, जो लैटिन भाषा के एक शब्द है साइंसिया। जैसे हम किसी का नाम जब बिगाड़ते हैं, कुछ नाम अटपटा लेते हैं किसी का, उसके नाम के आगे या लगा देते हैं। मेरा तो प्रोफ़ेशन ऐसा है, मैं तो ऐसे नाम नहीं लूँगा किसी, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे हर प्रकार के नाम वाले स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। किसी के नाम के आगे हम या लगाकर उसका नाम बिगाड़ते हैं जैसे। इसी प्रकार हमने साइंस का नाम बिगाड़ दिया साइंसिया बोलकर या साइंटिया। तो ये साइंसिया जो शब्द है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, जबकि साइंस शब्द एक इंग्लिश शब्द है। विज्ञान हिंदी का शब्द है। तो ये तीनों अलग-अलग लैंग्वेज के वर्ड हैं। इन तीनों का अर्थ एक ही है। किसी भी चीज़ के पीछे का विशिष्ट ज्ञान जिसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। यानी साइंस शब्द जो है, साइंसिया शब्द से बना है। इंग्लिश वर्ड एक साइंस था, वो शब्द लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से बना है, जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी किसी भी चीज़ को जानना, कि ये चीज़ कैसे हो रही है, प्रकृति के अंदर ये काम कैसे हो रहा है। तो चीज़ों के पीछे का रीज़न जानना हो या जानना सिर्फ़ क्या है, विज्ञान है। अब देखिए थोड़ा-सा अगर इसको और डिटेल के अंदर जाने, मैं आपको ट्रिक बताऊँगा कुछ विशेष शाखाओं से संबंधित। सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो है साइंस। बिल्कुल तसल्ली से पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। साइंस के प्रति आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। साइंस का हमने कह दिया कि साइंस शब्द इंग्लिश वर्ड है। ये शब्द किस भाषा के शब्द? एक लैटिन भाषा के शब्द कौन-से से? साइंसिया, साइंसिया से बना है। जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। जिसका अर्थ क्या होता है? जानना, टू नो, टू नो। यानी किसी भी चीज़ के पीछे का रीज़न जानना। और जानना भी कैसे? देखिए किसी भी चीज़ को जब हम जानते हैं, अब जानने का अर्थ ये भी हो सकता है कि मान लो मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है? तो ये एक फैक्ट हो गया डायरेक्ट। लेकिन अगर हम प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानते हैं, तो उसके पीछे क्या होता है कि एक रिसर्च होती है पहले। यानी किसी भी चीज़ पर पहले पूरा प्रयोग किया जाता है। और वो प्रयोग होता है एक सीक्वेंस, एक एक निश्चित क्रम में होता है कि पहले हमने उससे संबंधित चीज़ें जुटाई। ये हम थोड़ा बहुत टीचिंग मेथड वगैरह ऐसी चीज़ों के अंदर जानते हैं कि इसकी प्रकृति किस प्रकार की है। वहाँ हम डिटेल से चर्चा करते हैं। यहाँ सिंपल से इतना ही कहूँगा कि किसी भी चीज़ को जानते हैं तो वो सीक्वेंस से होता है, यानी क्रमबद्ध रूप से होता है। क्रमबद्ध रूप से होता है। और पूरा का पूरा एक ये चीज़ें होती है सिस्टमैटिक रूप से। एक सीक्वेंस होता है और एक सिस्टमैटिक होता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से किसी भी चीज़ को हम जब जानते हैं
और प्रयोगों द्वारा जिसे प्रमाणित किया जा सके, हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है। हमने प्रयोग करके, प्रैक्टिकल करके साबित कर दिया कि हाँ, ये चीज़ प्रकृति में इस प्रकार से है। जैसे न्यूटन के सर पर अब सेब गिरा है, तो किसी और चीज़ को गिराकर देखा, वो नीचे गिर रही है, तो इससे ग्रेविटी का हर जगह लागू कर रहे हैं। हालाँकि देखिए, विज्ञान एक अंतिम सत्य नहीं कह सकते। साइंस में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें धीरे-धीरे, जैसे-जैसे नई चीज़ों का पता चला है, उसके अंदर हमने अपडेट किया है। तो एक अंतिम सत्य नहीं कह सकते। ये विज्ञान की प्रकृति ऐसी है जो बदलती आई हुई है। कोई नई चीज़ हमें मिली तो हम ये नहीं है कि उस पे ज़िद कर लेंगे कि नहीं, साइंस पहले ये ऐसे कहती थी, आज हम ऐसे कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। विज्ञान में जो भी चीज़ें हम जान रहे हैं, वर्तमान में हमारे पास जितना नॉलेज है, हम उसके आधार पर उसको एक्सप्लेन करते हैं, वही साइंस है। आने वाले समय में हो सकता है कुछ नई चीज़ें हमें धीरे-धीरे पता चल रही है। उनके बारे में, जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहता है, सर विज्ञान की आप शुरुआत करिए, बताओ ईश्वर भगवान है या नहीं है? तो ये चीज़ें देखिए, अभी प्रकृति मान लो आज के इस साइंस के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो साइंस इसको परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि इसे प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हम नहीं कर सकते। तो चलिए, ये हमारा एक बेसिक हमें पता चला कि साइंस का अर्थ क्या होता है। कॉम्पिटिशन की दृष्टि से बस ये इंपॉर्टेंट है, साइंस या शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना। आगे देखिए, विज्ञान को थोड़ा-सा और बेहतर जानते हैं। अब साइंस को थोड़ा-सा और क्लासिफाई कर देते हैं कि विज्ञान एक बहुत बड़ा, देखिए जानना तो हर सब्जेक्ट में, मैथ्स में भी चीज़ों को जानते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मेडिकल साइंस में, एस्ट्रोनॉमी के अंदर इतनी सारी ब्रांच है, हर चीज़ में किसी न किसी को जान रहे हैं। तो जानना तक सीमित नहीं, जैसे होम साइंस भी एक सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस भी एक सब्जेक्ट है, तो सब में साइंस क्यों आ रहा है? क्योंकि हम चीज़ों को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से जानते हैं। लेकिन साइंस में हम जो मोस्टली पढ़ते हैं वो 2 पार्ट होते हैं। एक तो है अपना लाइफ साइंस, यानी जीवन के बारे में हम जानते हैं, यानी सजीवों के बारे में स्पेशली कह सकता हूं मैं कि सजीवों के बारे में जानना वो लाइफ साइंस है। और सजीवों में कौन कौन सी चीजें आ सकते हैं? जंतु आ सकते हैं जिसका अध्ययन हम जूलॉजी में कर लेते हैं, या इसके अंदर पादप आ सकते हैं जिसका अध्ययन हम बॉटनी में कर लेते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत और इन्हीं जीवों के शरीर की क्रियाएं कैसी होती है, वो रोगग्रस्त होते हैं, तो मेडिकल साइंस भी एक इसी का एक अलग पार्ट बना दिया गया है फिलहाल, मेडिकल साइंस। तो ये जूलॉजी, बॉटनी या मेडिकल साइंस, या इसी को क्रमबद्ध, या इसी चीज़ को हम और भी शॉर्ट में बना सकते हैं कि जूलॉजी और बॉटनी को सम्मिलित रूप से हम क्या भी बोल सकते हैं? बायोलॉजी। तो ये विज्ञान के ही अलग-अलग हम कह सकते हैं, जैसे साइंस है, हम मोस्टली साइंस को 3 आपने सब्जेक्ट सुने होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन विज्ञान को अगर एक ऊपर-ऊपर से देखें कि सजीव और निर्जीव 2 भागों में बाँट दिया कि जब से दुनिया की शुरुआत हुई, बिग बैंग थ्योरी आपने नाम सुना होगा, ठीक है? एक व्यक्ति था जिसने मतलब चीज़ें, चलो वो किसी और टॉपिक में, सौरमंडल वाले में हम बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में, बेसिक इतना कह सकता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 मेन ब्रांच आपने सुनी होगी। लेकिन उसको भी अगर सजीव-निर्जीव के आधार पर बाँटे तो एक होगी लाइफ साइंस, एक हो गया फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड। यानी जो फिजिक्स हम जिसे कह सकते हैं, फिजिक्स एक ब्रांच है, लेकिन फिजिकल यानी भौतिक, भौतिक जगत जो है, उसके अंदर ये तो हो गया अपनी सजीवों से संबंधित। अब निर्जीव चीज़ों के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें आ गई? अपना रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, इसके अलावा फिजिक्स, इसके अलावा और भी कई सब्जेक्ट इसी के अंदर जोड़ दिए गए हैं, जैसे जियोलॉजी, इसी के अलावा एस्ट्रोनॉमी या मैथ्स वाला पार्ट भी इसी के अंदर आप कर सकते हो। एस्ट्रोनॉमी है, ये सारी जो ब्रांच है, जो निर्जीवों के ऊपर बात करती है या प्राकृतिक घटनाओं के ऊपर बात करती है, वो सारा का सारा आता है फिजिकल साइंस के अंदर। तो फिजिकल साइंस है और एक लाइफ साइंस है, ये वर्ड आपने सुना होगा। जब आप मतलब उच्च स्तर के एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर साइंस के बजाय एक नाम आता है लाइफ साइंस। जैसे आप एनटीए का जो अलग से एग्ज़ाम होता है, नीट वगैरह उसका देते हैं, उसमें नाम आता है लाइफ साइंस वगैरह। तो ये जो लाइफ साइंस है, उसके अंदर हम मोस्टली सजीवों के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी या मेडिकल, या फिर बायोलॉजी और जीवों से संबंधित उनकी जैविक क्रियाएँ कैसी हो रही है, कौन-सा रोगग्रस्त हो रहा है, वो सारी चीज़ें सजीवों से संबंधित है। निर्जीवों के अंदर मोस्टली हम बात कर सकते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। अब इनमें भी किस पे चर्चा करते हैं? देखिए, मैं बात बताता हूँ। साइंस जो है, हमें पता चल गया साइंस का काम क्या है और उसकी ब्रांच कौन-सी है। एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं स्पेशली ब्रांच के जनकों से संबंधित प्रश्न आते हैं। सबसे पहले विज्ञान का जनक कौन-सा है? तो देखिए, एक व्यक्ति है, एक साइंटिस्ट नहीं कह सकते उसे, हम कहते हैं दार्शनिक। क्योंकि उस समय लगभग 350 बीसी पुराना, यानी इतना पुराना है, बिफोर क्राइस्ट। तो उस समय यानी एक व्यक्ति आया था, अरस्तू, अरस्तू। तो अरस्तू जो है, इसे हम कहते हैं अपने विज्ञान का जनक। विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तू। ये वर्ड या अरिस्टोटाइल इंग्लिश में बोलते हैं, ज़्यादा हिंदी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। साइंस की फिर ब्रांच हमने मेन 3 ब्रांच मानते हैं हम तो, कि एक तो है अपना जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, बायोलॉजी। एक हम कहते हैं यहाँ पर फिजिक्स, और एक हम कहते हैं केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ये अपना जीव विज्ञान है।
फिर बायोलॉजी को भी और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, जंतु और पादपों को अलग कर देते हैं। एक तो हो गया जंतुओं से संबंधित जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, जू चिड़ियाघर नाम सुना होगा आपने, जंतुओं से संबंधित जूलॉजी। एक है अपना बॉटनी, बॉटनी को जड़ी-बूटियों से याद रख लेना, बूटी और जड़ी-बूटी यानी पादपों से संबंधित है बॉटनी। फिजिक्स, केमिस्ट्री तो देखो मुख्यतः ये सबसे सिंपल से सिंपल है, जहाँ से एग्ज़ाम में सीधा-सीधा कई बार टीचिंग मेथड में भी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि बताइए विज्ञान का जनक, फिजिक्स का जनक कौन है, केमिस्ट्री का जनक कौन है? तो ट्रिक सुनना, अरस्तू देखिए ये तू हर जगह आएगा कि अरे तू यहाँ पर भी आ गया, अरे तू यहाँ पर भी आ गया, अरे तू यहाँ पर भी आ गया। यहाँ पर भी इसका बायोलॉजी का जनक भी कौन है? अरस्तू। इसका तो सिंपल सा ही है। इधर वाला सारा का सारा अरस्तू के खाते में डाल दो। अरस्तू ये बहुत सारी चीज़ों का जनक है और भी कई सब्जेक्ट में आप पढ़ते हैं, जैसे साइकोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ पे भी ये नाम आता है अरस्तू। ये पुराने दार्शनिक थे अरस्तू, प्लेटो, ठीक है ना? सुकरात वगैरह ये। तो इन्होंने शुरुआत की थी सबसे पहले अरस्तू ने जंतुओं के कुछ मतलब लगभग 500 स्पीशीज़ के ऊपर अध्ययन किया था। तो वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, बेसिक है साइंस अरस्तू, बायोलॉजी अरस्तू, जूलॉजी अरस्तू। अब अपना बॉटनी, बॉटनी का याद कैसे रखोगे? देखो बॉटनी में आते हैं जड़ी-बूटियाँ या फिर हम जो सब्जियाँ वगैरह भी लाते हैं अपने घर के अंदर खाने के लिए, वो भी किस प्रकार सब्जियाँ भी किसमें अध्ययन करेंगे? बॉटनी। तो सब्जियाँ अगर हम किसी से सब्जी वाले से लेते हैं तो हम कैसी सब्जी लेंगे? आप कहोगे सर फ्रेश सब्जी लेंगे हम तो गली हुई क्यों लें? तो देखो, हमें सब्जी दो, कैसी सब्जी दो? फ्रेश सब्जी दो। तो सब्जियों का अध्ययन या फिर बॉटनी में पादपों का अध्ययन करते हैं तो इसमें देखिए फ्रेश तो एक शब्द याद रख लेना बस फ्रेश। ये फ्रेश शब्द मिल जाए तो समझ लेना इसका जनक है। इसका नाम है थियो, थियो को दियो से याद रखना। दियो कैसी सब्जी? दियो फ्रेश, तो फ्रेश थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस नाम का व्यक्ति है जिसने लगभग 500 स्पीशीज पादपों पर अध्ययन किया था। तो पादपों का जो हम कह सकते हैं पादप या वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो ये फ्रेश शब्द याद रखना है बस। एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा कि फ्रेश सब्जी है या गली हुई सब्जी दो वैसी दो। एग्जाम में सीधा नाम आएगा थियोफ्रेस्टस, अरस्तु, न्यूटन, आइंस्टीन वगैरह ऐसे शब्द आएंगे। आपको एक शब्द चुनना हो तो याद रखना इस शब्द को रिलेट कर लेना। बोटनी जड़ी बूटियां, कैसी जड़ी बूटियां है? फ्रेश है बिल्कुल। आगे देखो फिजिक्स, फिजिक्स में आपका सबसे पहले दिमाग में जैसे ही फिजिक्स आती है तो आपके दिमाग में नाम आता है न्यूटन का, क्योंकि उसी के सर पर सेब गिरा था और उसी से शुरुआत हो गई फिजिक्स की एक प्रकार से। तो न्यूटन नाम आते ही याद रखना। वैसे तो देखिए फिजिक्स की भी ब्रांचेज है, हम आगे पढ़ेंगे। अगर सिर्फ भौतिक विज्ञान का जनक पूछे तो आपको न्यूटन करना है, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, ठीक है? गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण बल, बहुत सारी चीज़ों में इनका रोल रहा है। सर आइजैक न्यूटन है किसके जनक? फिजिक्स के। हालाँकि मॉडर्न जो फिजिक्स है, उनके जनक है आइंस्टीन, जो हम बात करेंगे डिटेल से बात करेंगे फिजिक्स के ऊपर भी। तीसरा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? देखो पहली बात तो हम इसे समझ में आ गया कि इसमें जंतु का अध्ययन करते हैं, इसमें पादपों का। फिजिक्स में रियल में अध्ययन किस चीज़ का करते हैं? इसका मैं आपको एक सिंप्लीफाई कर देता हूँ चीज़ों को। देखिए पूरी जो दुनिया है, अपनी पूरी दुनिया जिसमें सजीव-नजीव सब है। सदियों की बात हमने कर ली, नदियों की बात बची। हर एक चीज़ दुनिया की जो भी चीज़ बनी है ना, उस चीज़ में हम कह सकते हैं प्रकृति में सिर्फ़ 2 ही चीज़ विद्यमान है। या तो कोई चीज़ है पदार्थ की अवस्था में या पदार्थ के रूप में, या है वो ऊर्जा के रूप में। मुख्यतः दुनिया में जो भी चीज़ें हैं या तो वो पदार्थ के रूप में है या वो एनर्जी के रूप में है। हालाँकि बाद में आइंस्टीन ने इन चीज़ों को आपस में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन फिलहाल हम मान के चलते हैं कोई चीज़ या तो पदार्थ है या फिर क्या है, ऊर्जा के रूप में है। अब देखिए, पदार्थ क्या है? पदार्थ वो हर एक चीज़ है जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम तौल सकते हैं या जिसका वज़न हो, कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। जिसे जहाँ भी रखे वो उतना-उतना स्थान ग्रहण कर ले। जैसे ये मार्कर क्या एक पदार्थ है? हाँ, कहोगे सर पदार्थ है। ठोस, द्रव्य, गैस वो बात नहीं कर रहा, सिर्फ़ हाँ, पदार्थ है। इसको यहाँ रखूँगा इतना-इतना स्थान यानी इसकी कुछ ना कुछ लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई है। ये मुझे महसूस भी हो रहा है अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं ऐसी चीज़ों को हम पदार्थ कह सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं महसूस कर सकें, जिसका कोई ना कोई भार हो, द्रव्यमान हो और जो हमें क्या कर सके, जहाँ रखे उतना स्थान घेरता हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, पदार्थ की प्रकृति कैसी है आंतरिक रूप से, किस चीज़ का वो बना है? जैसे मैं कहूँ ये जल है, जल। अब कहोगे ये पदार्थ है क्या? हाँ, बिल्कुल पदार्थ है क्योंकि जहाँ हम किसी भी पात्र में डालते हैं उतना स्थान घेर लेता है। उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, लीटर वगैरह में ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, अब जो H2O है, क्या पानी को देखने पर आपको बाहर से दिखाई देता है ये हाइड्रोजन जा रहा है, वो ऑक्सीजन जा रहा है? ये चीज़ें बाहर से दिखाई नहीं देती, ये उसकी आंतरिक गुण है, उसका संगठन है, जिससे मिलकर वो बना है। उसका आंतरिक गुण जिससे मिलकर वो बना हो पदार्थ, उसका अध्ययन हम करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री यानी रसायन, उस रासायनिक किस रसायनों से बना है वो। तो सिंप्लीफाई अगर करें इन चीज़ों को तो केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान में हम चीज़ों के किस चीज़ का बना है, उसकी प्रकृति कैसी है आंतरिक रूप से, किस प्रकार का वो अम्लीय क्षारीय है। तो केमिस्ट्री में आप देखना मोस्टली ये टॉपिक आते हैं, वो किसका बना है, H2O का बना है, हाइड्रोजन उसका परमाणु कैसा होता है, उसमें क्या-क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, कार्बन है तो कार्बन की संरचना, कार्बन के अपरूप, ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री वाले टॉपिक सारे आते हैं, वो इसी के अंदर आते हैं। रही बात फिजिक्स, फिजिक्स का मेन काम क्या होता है कि कोई भी जो पदार्थ बना है और जो दुनिया में ऊर्जा है,
उसमें आपस में किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है, पदार्थ और ऊर्जा का अन्योन्य क्रियाएँ कैसे होती है? एग्ज़ाम्पल से समझना। जैसे आपके घर में कोई ना कोई बल्ब लगा है, विद्युत बल्ब। ये आपके घर है, यहाँ घर के यहाँ पर मान लीजिए इस दीवार पर एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है। यहाँ पर उसका स्विच है, बटन है। मैं पूछूँ बल्ब क्या है? पदार्थ है या ऊर्जा? तो आप कहोगे सर पदार्थ है, क्योंकि उसका भी कुछ न कुछ द्रव्यमान है, वो भी स्थान घेर रहा है, बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर एक एनर्जी एक ऐसी जा रही है जिसके माध्यम से वो बल्ब जल रहा है। तो वो एक एनर्जी क्या है? विद्युत धारा है। तो विद्युत जो आ रही है यहाँ से देखिए जैसे ही बटन आपने दबाया, वो प्रकाशित हो गया। तो अब ये चीज़ किस प्रकार से विद्युत से उसने प्रकाश उत्सर्जित किया, ये सारी घटना एक पदार्थ और ऊर्जा में किस प्रकार से ऐसा क्या कनेक्शन हुआ, जिससे वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। तो उसे आप कहोगे पदार्थ और ऊर्जा में आपस में आपने चीज़ों के बारे में, अन्योन्य क्रियाओं के बारे में जब आप बताते हैं, कैसे आपस में क्रियाएँ करते हैं मिलकर, तो वो हम किसमें अध्ययन करते हैं? फिज़िक्स के अंदर। स्पेशली ऊर्जा, पदार्थ, अन्योन्य क्रियाएँ कैसे होती है? कोई भी जैसे मान लीजिए बल है, अब किसी एक वस्तु है, इस ये एक पदार्थ है, इसको नीचे गिराऊँगा, नीचे गिर रहा है, तो ये पदार्थ और वो पदार्थ नीचे गिरा किस कारण से? ऐसी कौन-सी चीज़ है जो इसे नीचे खींच रही है? तो आप कहोगे वो बल है, वो एक गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है या कोई भी अलग-अलग प्रकार के जो हम जैसे-जैसे टॉपिक पढ़ेंगे तो आपके इसकी और धीरे-धीरे इन टॉपिकों के बारे में चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ बात की है यहाँ पर साइंस क्या है? इसके विज्ञान की अलग शाखाएँ कौन-सी हैं? उनके जनक कौन से हैं? इसकी जनक की बात के लिए अब है केमिस्ट्री का जनक। देखिए केमिस्ट्री में हम बात करते हैं पदार्थ की। जैसे आपके पास एक चॉकलेट है, चॉकलेट भी एक पदार्थ है। मैं कहूँगा कि देखिए खाने-पीने की कोई भी चीज़ होती है तो एक मानवता आपकी ये कहती है कि सभी के साथ शेयर करके खाओ उसे। अकेले खाने से अच्छा आपके आस-पास कोई भी है, कोई भी गरीब है उसको भी खिलाओ। सबके साथ शेयर करो। लो ये खाने की चीज़ है सबके साथ क्या करो शेयर करो। तो एक शब्द आएगा कि केमिस्ट्री यानी कोई भी केमिकल या कोई भी एक चीज़ है आपके पास कोई भी ऐसा पदार्थ है, उसको सबके साथ क्या करना चाहिए? शेयर करना चाहिए। शेयर से एक शब्द याद रखना, लाइक और शेयर कर देना आप भी, शेयर करो। तो देखो शेयर से क्या करना, लेवोशियर, लेवो शब्द के साथ क्या करता हूँ? लेवोशियर, लेवोशियर। शेयर शब्द जहाँ आ जाए तो समझ लेना केमिस्ट्री यानी पदार्थ की बात हो, कोई केमिकल चीज़ है सबके साथ शेयर कर दिया आपने, खाने-पीने की कोई पदार्थ हो सकता है। फिजिक्स फिजिक्स में तो देखो आपको सीधा-सीधा न्यूटन का ही नाम आता है, बल दिमाग में बल आएगा तो इसमें कुछ रटने या ट्रिक बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ सीधी चीज़ें याद हो वहाँ कोई रिलेट करने की भी आवश्यकता नहीं है। केमिस्ट्री है लेवोशियर, फिजिक्स न्यूटन, बायोलॉजी में बॉटनी का थियोफ्रेस्टस और जूलॉजी का अरस्तू। ये तो हो गई मुख्य मुख्य रूप से ब्रांचेज़। तो जहाँ हम इसका अध्ययन करते हैं 3 भागों में बाँटकर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब आगे देखिए, थोड़ा-सा बुक के माध्यम से देख लेते हैं। साइंस शब्द की हमने बात की थी कि साइंटिया शब्द है, एक इंग्लिश शब्द है साइंस, उस लैटिन वर्ड है साइंटिया से बना है जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो। यानी जो भी हमारे आस-पास के जगत, भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जो भी घटनाएँ हो रही है, उसके बारे में जान रहे हैं हम, एक व्यवस्थित रूप से जान रहे हैं। और ये चीज़ें होती हैं हमेशा क्रमबद्ध रूप से, एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। हमारा जो भी हमारी रिसर्च हुई है वो एक सीक्वेंस में होती है, स्टेप बाय स्टेप और वो व्यवस्थित होती है और साथ ही साथ इसी हम सिस्टमैटिक नॉलेज को ही हम विज्ञान कह देते हैं। मैंने भी अपने चैनल का नाम जब ईजी साइंस रखा तो मेरा भी इसके चीज़ें पीछे रीज़न यही था कि चीज़ों को एक सिस्टमैटिक वे से पढ़ाना, एक व्यवस्थित रूप से सारा कंटेंट आप तक पहुँचाना और इतने आसान रूप से एक वर्ड और ऐड कर दिया साइंस के साथ ईज़ी। ईज़ी ईज़ी का मतलब है ये सारी चीज़ें तो हो ही रही है अपने चैनल पर और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से हो रही है। तरीका कई हो सकता है, क्रमबद्ध रूप से, व्यवस्थित रूप से हो सकते हैं, लेकिन होता है चीज़ों को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाना और इस प्रकार से ले जाना कि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल फ्रेश हो, आपने साइंस कभी नहीं पढ़ी, 10वीं 12वीं के बाद आपने ज़िंदगी में साइंस नहीं देखी है और अब कॉम्पिटिशन में आप पूरे अंक भी बनाना चाह रहे हो। तो ईज़ी वे में साइंस को सिस्टमैटिक और एक सीक्वेंस के अंदर चीज़ों को बताना ही हम ईज़ी साइंस कह सकते हैं। ईज़ी साइंस की परिभाषा तो नहीं पूछेगा कोई। शाखाओं की बात की बायोलॉजी, बायोलॉजी में देखो सब जगह अरस्तु, ज़ूलॉजी में अरस्तु, ठीक है? और साइंस का भी अरस्तु। इसका भी जनक कौन है? अरस्तु लिख लेना साइड में एक वर्ड। तो बायोलॉजी का जनक होता है अरस्तु। क्योंकि सबसे पहले हाँ, एक बात और याद रखना पेपर में आया हुआ प्रश्न है, इस सन तक पूछी जा चुकी है। सबसे पहले अरस्तु तो देखो दार्शनिक था, लेकिन सबसे पहले ये वर्ड जो है बायोलॉजी वर्ड, इस वर्ड का उपयोग सबसे पहले किसने किया? तो बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले जो हमने बात करते हैं लेमार्क नाम आपने सुना होगा। डार्विन लेमार्क इनका नाम सुना होगा। एक है ट्रेविरेनस। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले, ठीक है ना? यानी लेमार्क, मार्क लगा दिया, निशान लगा दिया कि चलो ये बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी यानी जंतुओं को मार्क लगा लिया, यानी सब पर सिंबल लगा दिया कि आज से आपका अध्ययन हम करने वाले हैं। तो मार्क लगाने से मार्क शब्द याद रख लेना, बस मार्क लगा लेना इसको भी। 1 मार्क पक्का हो जाएगा पेपर में आ गया तो प्रश्न। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस यानी ट्रेन में बैठे-बैठे मार्क लगा रहे थे हर एक इंसान के ऊपर कि ये बायोलॉजी में पढ़ेंगे इसको हम। तो 1801 के अंदर एक-एक व्यक्ति पर कई जगह 1801 आता है, कई जगह 1802 भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली 1801 को चुनना आपको। तो 1801 को यानी इन्होंने ये बात कही थी
ये बायोलॉजी की शुरुआत कर दी थी एक प्रकार से, साइंस तो पहले से थी। ये शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले 1801 में लेमार्क और ट्रेविनर से इस शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखो, जू, जंतु, तो जंतुओं का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? अरस्तू ने। बायोलॉजी का भी अरस्तू, जंतुओं का भी, साइंस का भी अरस्तू। क्योंकि देखो अरस्तू ने जंतुओं पर अध्ययन किया था तो जंतु विज्ञान का जनक हो ही गया। जूलॉजी खुद आती है बायोलॉजी में तो इसका जनक हो गया और बायोलॉजी खुद आती है साइंस में तो उसका भी जनक हो गया। तो तीनों का जनक अरस्तू है। वनस्पति, बॉटनी जड़ी-बूटियों से बताया था, फ्रेश सब्जी दो, फ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। केमिस्ट्री, रसायन, केमिकल कोई भी पदार्थ उसको सबके साथ क्या करो हमें? लेवोसियर, लेवोज़ियर या लेवोसियर, एंटोनी लेवोसियर, एंटोनी वॉन लेवोसियर नाम इनका नाम है। आगे देखो फिजिक्स, फिजिक्स जो है, फिजिक्स का जो जनक है वो है सर आइज़ैक न्यूटन, सर आइज़ैक न्यूटन। लेकिन मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा आधुनिक भौतिकी का जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अब आप कहोगे सर ये आधुनिक और इसमें अंतर क्या है? देखो थोड़ा-सा बता देता हूँ फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स है क्या पहले तो? हम जब आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं, मात्रक, मापन या विमाओं के बारे में, तो उससे पहले हम जान लेते हैं फिजिक्स है क्या? साइंस के बारे में हमने जान लिया, बेसिक ब्रांच जान ली। फिजिक्स शब्द जो है एक ग्रीक वर्ड है फ्यूजिस। फ्यूसिस शब्द है एक फिजिक्स वर्ड, ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के एक शब्द है फ्यूसिस, उससे बना है। और इसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। अपना आस-पास जो भी एक भौतिक जगत है, उसमें जो भी चीज़ें घट रही है एक फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, उस फिजिकल शब्द से एक शब्द है फ्यूजिस। यानी पूरा हमने कहा था ना लाइफ साइंस और एक फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड में जो भी निर्जीव चीज़ें हो रही हैं, वो एक फ्यूसिस शब्द से बना है। फ्यूसिस शब्द से फिजिक्स बना है जिसका अर्थ होता है नेचर, प्रकृति। प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, उसके पीछे किस प्रकार से चीज़ें, पदार्थ, ऊर्जा आपस में कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, किस प्रकार से चीज़ें ऊर्जाओं के रूप में प्रकाश है, ध्वनि है, विद्युत धारा है। ठीक है ना? साथ में हम बलों की चर्चा करते हैं, गति के नियमों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है? इसके अलावा दाब है, कार्य ऊर्जा शक्ति है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं किस एक अंदर, भौतिकी के अंदर यानी फिजिक्स के अंदर। और फिजिक्स का जनक कौन है मैंने आपको बता ही दिया, न्यूटन। सिर्फ फिजिक्स का पूछे तो न्यूटन, लेकिन आधुनिक भौतिकी का जनक पूछे तो सर सॉरी आइंस्टीन के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब फिजिक्स जो है उसको 2 भागों में बाँट दिया गया है। किस आधार पर बाँटा गया? देखिए ये है, एक तो पुराने समय से जो फिजिक्स चली आ रही थी। 1900 तक जो फिजिक्स चलकर आई थी, लगभग 1900 तक। 1900 के अंदर मैक्स प्लांक आया था, मैक्स प्लांक। आया तो क्या था? उसने मैक्स प्लांक ने एक सिद्धांत दिया था क्वांटम। क्वांटम थ्योरी दी थी, क्वांटम फिजिक्स। यहाँ से क्वांटम एक नई ब्रांच शुरू हो गई थी। यानी 1900 से पहले की जो भी फिजिक्स थी, जो भी पहले रिसर्च हुई, जो भी उससे पहले जो भी सिद्धांत दिए गए, उससे पहले 1900 से पहले के जो भी फिजिक्स चल रही थी, उसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। क्लासिकल, चिर समित, चिर मतलब लंबे समय से चली हुई आ रही फिजिक्स। पुराने समय से चली आ रही हुई फिजिक्स थी चिर समित या क्लासिकल फिजिक्स जो थी। और पुराने समय से क्या पढ़ रहे थे? पुराने समय में जैसे सर पर क्या पढ़ा था? सेव तो बल, गति या एक बात मान के चलो, 6 से लेकर 10th तक जो भी फिजिक्स में टॉपिक आते हैं मोस्टली हम सिर्फ और सिर्फ ये ही पढ़ते हैं। ये तो बड़ी क्लासों के अंदर आकर सका है। एस्ट्रोनॉमी भी इसी के अंदर ऐड कर दी। या सूक्ष्म लेवल पर जितनी भी रिसर्च हो रही है वर्तमान में, जैसे क्वांटम फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स या फिर इसके अलावा न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये सारी की सारी जो बात करते हैं आगे चलकर, जिसमें उच्च गति के ऊपर कैसी घटनाएँ होती हैं, ठीक है? उच्च वेग के ऊपर। इसके अलावा परमाणु भौतिकी, एटॉमिक लेवल पर चीज़ें कैसे हो रही है। कण भौतिकी यानी छोटे-छोटे कण हैं, परमाणु-वणु इनके बारे में चर्चा करते हैं। या इसके अलावा ठोस अवस्था भौतिकी या इसके अलावा प्लाज़्मा भौतिकी, नई जो पदार्थ की अवस्थाएँ खोजी गई, चौथी अवस्था प्लाज़्मा, तो उस पे रिसर्च चल रही है। तो जो आधुनिक वर्तमान में जो नए-नए चीज़ों पे रिसर्च चल रही है, जो भी नई ब्रांच निकल कर आ रही है, वो सब की सब किसमें ऐड कर रहे हैं? वो आधुनिक भौतिकी में ऐड कर रहे हैं। तो इसमें जैसे परमाणु बम है, लेज़र टेक्निक है, ट्रांजिस्टर है, ब्लैक होल के ऊपर फिलहाल आपने सुना होगा कि कुछ सालों पहले याद है मुझे कि एक इमेज ली गई थी ब्लैक होल की सबसे पहले। तो चर्चाएँ बहुत पुराने समय से चल रही है ब्लैक होल वगैरह क्या है, लेकिन अब लेटेस्ट चर्चाएँ हैं, 1900 के बाद की बातें हैं ये सारी। तो इसलिए हम इसे कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के जो जनक है वो तो है आइंस्टीन। क्यों है? प्लाज़्मा सॉरी प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था 1900 में और लगभग 1905 के आसपास आइंस्टीन ने इसी चीज़ को थोड़ा और, कि प्रकाश वगैरह है छोटे-छोटे बंडल्स के रूप में आता है, फिर क्वांटा शब्द, ये ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आधुनिकी की पूछिए तो वर्तमान में सबसे फेमस आइंस्टीन, और पुराने समय से कौन था? न्यूटन था। तो चिर समित भौतिकी, सिर्फ भौतिकी का जनक पूछे तो न्यूटन, आधुनिक शब्द अगर दिया हुआ हो तो आइंस्टीन को चुनना है। और इनमें वैसे पेपर में नहीं पूछता कि बताइए कौन सा चिर समित भौतिकी की एक शाखा नहीं है। आया भी जाए तो याद रखना बल, गति, प्रकाश, कार्य, ये जो भी अपने सिलेबस के टॉपिक होते हैं, ये मोस्टली चिर समित भौतिकी के ही होते हैं। तो ये टॉपिक मोस्टली बड़ी क्लासों में आते हैं, परमाणु एटॉमिक लेवल पर क्या हो रहा है, ठीक है? प्लाज़्मा पर किस प्रकार की रिसर्च चल रही है। और इसमें आप देख सकते हैं टॉपिक हम पढ़ते हैं, ध्वनि है, प्रकाश है, चुंबक है, और इसके अलावा हम बात करते हैं कार्य, ऊर्जा, शक्ति है, गति है, बल है।
ठीक है ना? ये सारी मात्रक, विमा, ये सारी की सारी मैकेनिक्स जितना भी पार्ट है, यांत्रिकी जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम गति, बल, मात्रक, विमय, ठीक है ना? गति के नियम या बल के प्रकार वगैरह सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वो सारी की सारी मैकेनिक्स वाला पार्ट है, वो चिर समित भौतिकी में आता है। यांत्रिकी क्या है? मैकेनिक्स बोलते हैं इसे। इसमें ये सारे जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, गति, बल वगैरह के बारे में, या कार्य, जो जो अपनी मोस्टली कार्य, ऊर्जा, शक्ति वगैरह होती है, ये मैकेनिक्स का पार्ट है। साइंस देखो, फिजिक्स अगर आप जब सिस्टमैटिक पढ़ोगे ना पूरा, तो आपको इतना आसान लगेगा कि सूत्र बनाने हो, विमा निकालनी हो, मात्रा कैसे निकालनी, हर चीज़ आप सीखोगे बनाना कैसे। रटाऊँगा नहीं मैं आपको, आप जब स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखोगे तो काफ़ी ईज़ी लगेगा। चलिए, हम यहाँ तक बात कर चुके हैं। अब हमने बात की यहाँ पर कि ये तो साइंस का इंट्रोडक्शन हो गया, साइंस क्या है, फिजिक्स को कितने भागों में बाँटा, कौन जनक है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट। अब देखिए, जब फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान जब हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, इसको जब हम पढ़ रहे हैं, देखिए ये आईसीएस शब्द या लॉजी शब्द किसी की चीज़ के आगे लगा हुआ, उसका अर्थ होता है शाखा। या याद रखना हमेशा, कभी भी किसी भी, जैसे पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स यानी आईसीएस शब्द या लॉजी शब्द का अर्थ ही होता है, वो एक ब्रांच है, एक शाखा है किसी भी चीज़ की, जिसमें हम किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। तो फिजिक्स में हम अध्ययन कर रहे हैं भौतिक जगत का है, भौतिक, जो भी भौतिक के यानी अपने आस-पास की इन चीज़ों के अंदर घटनाएँ जो घट रही है, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले एक नाम आता है भौतिक राशि। भौतिक राशि। तो देखिए, सबसे पहला अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राशियाँ। यानी हम बात करेंगे भौतिक राशियाँ क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है। पहला अगर ये टॉपिक समझ में आ गया, जैसे मान लो मैं आपसे कुछ भी वर्ड लूँ, जैसे मैंने कहा द्रव्यमान, तो ये एक राशि है। मैंने कहा बल, तो ये भी एक राशि है। मैंने कहा समय, मैंने कहा कोई भी एक ऐसा नाम दे दूँ मैं, तो अब बात कहोगे सर राशि कहेंगे किसको? इनको राशि क्यों कह रहे हो आप? इसमें ऐसी क्या चीज़ है? मैं कहूँगा उन चीज़ों को राशियाँ, जिसमें कोई न कोई उसको व्यक्त करने के लिए हमें एक तो संख्या की ज़रूरत हो, संख्या यानी मान की। उसकी क्वांटिटी है कुछ न कुछ, उसकी कुछ न कुछ इस मान के स्थान पर परिमाण, परिमाण है, याद रखना, परिणाम नहीं है। परिणाम तो आपका अच्छा आएगा जब आप इन चीज़ों को अच्छे से याद कर लोगे। ये है परिमाण, क्वांटिटी, ठीक है ना? तो परिमाण या संख्या या मान हो किसी चीज़ का, जैसे संख्या हो सकती है 1, 2, 3, कुछ भी एक n तक संख्या हो सकती है किसी भी चीज़ के पीछे। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस मान के साथ-साथ उस चीज़ का मात्रक हो। जब किसी भी चीज़ को मान और मात्रक के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं क्वांटिटी यानी राशि। एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपसे कहा 2 केजी। अब सिर्फ 2 केजी कहते ही समझ में आ गया कि सर आप द्रव्यमान की बात कर रहे हो। जबकि यहाँ मैं 2 किलोमीटर अगर बोल देता तो आप कहते सर अब बताओ क्या द्रव्यमान की बात हो रही है? किलोमीटर के नाम से ही आपको पता चल गया कि कहीं न कहीं दूरी की बात हो रही होगी। दूरी वगैरह विस्थापन वगैरह की। वहीं मैंने आपसे कह दिया 2 न्यूटन, तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो आप बल की बात कर रहे हो, न्यूटन नाम आते ही। यानी ये अपने आप ही इंडिकेट कर देता है कि हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं। वो राशि के बारे में पूरी डिटेल दे रही है ये 2 बातें। कितनी तो बात है, यानी कितनी न्यूटन। मैंने कहा कि मैंने एक व्यक्ति पर बल लगाया। आप कहोगे सर कितना लगाया? तो मैंने उस संख्या को भी बताना पड़ेगा। जैसे सपोज़ करो, एक छोटा-सा अच्छा-सा उदाहरण मैं अक्सर अपनी क्लास में देता हूँ। आप किसी दुकान पर गए, दुकान पर जाकर आपने कहा, अब देखो इन दोनों का कितनी अहमियत है, कितनी वैल्यू है दोनों बात को सही तरीके से प्रेज़ेंट करने की। आपने दुकान पर जाके कहा मुझे 2 दो, तो वो आपको 2 दे सकता है। आपने माँगा ही 2 है, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ मान बोला तो सामने वाले को समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। फिर आपने कहा मुझे 2 किलो दो या 2 किलो दो, तो वो हो सकता है आप समझ ही ना पाए, 2 किलो क्या दूँ? चीज़ भी तो बताओ साथ में। आपने मान मात्रक तो बता दिया, लेकिन वो वस्तु आप खरीद रहे हो उसके बारे में भी चर्चा करोगे आप। तीसरी बात, 2 किलो भी, अब आप कहोगे सर 2 किलो तो चीज़ दे सकता है। 2 किलो का अर्थ समझना। ये किलो, गिगा, टेरा, पेटा, एक्सा जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ़ ये मात्रक नहीं होते। किलो क्या है 10 की पावर 3, ये एक संख्या है, हज़ार को ही किलो कहते हैं, ये भी याद रखना हमेशा। किलो कोई भी मात्रक नहीं है। किलो तो आप मीटर को भी बोल सकते हैं, किलो के आप ग्राम भी लगा सकते हैं। तो यानी ये कोई मात्रक नहीं है, मात्रक आगे वाला है, ये ग्राम है, मीटर है, ये है मात्रक रियल में। तो आपने जाके दुकान वाले को कहा मुझे 2 किलोग्राम, अब जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं वो आप ले सकते हैं। अब समझ जाएगा कितनी क्या चीज़ राशि चाहिए आपको। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया, किसी भी चीज़ को व्यक्त करने के लिए जब मान और मात्रक साथ में हो तो उसे हम राशि कहते हैं। जैसे मैं कहूँ, मैं 10 मिनट में आया, तो आप यहाँ पर बात कर रहे हैं समय की, मिनट मतलब समय की बात आ गई। मैंने कहा मेरा वेट है वो 70 केजी है, तो आपने कहा हाँ सर आप अपने द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपकी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हाँ, कौन-सी चीज़ें क्या है। ठीक है ना? वैसे वेट गलत वर्ड है, वैसे मास बोलना ज़्यादा सही होता है। ये आगे चर्चा करेंगे वेट और मास में अंतर क्या है। ठीक है ना? केजी क्या होता है, न्यूटन में क्या होता है। तो यहाँ पर आपके समझ में आई राशि क्या होती है।
राशि उसे कहते हैं जिसका कोई ना कोई क्वांटिटी हो, परिमाण हो और साथ में उसका मात्रा कोई यूनिट हो, ठीक है? और जैसे एग्ज़ाम्पल द्रव्यमान के लिए केजी का, बल के लिए न्यूटन का, समय के लिए सेकंड का, टाइम या मिनट वगैरह अलग-अलग प्रकार से इनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? वे सभी राशियाँ जो भौतिकी के नियमों की व्याख्या करने के लिए, यानी फिजिकल जो भी चीज़ों की हम आगे जाकर व्याख्या करेंगे, तो उसके लिए एक राशि शब्द का उपयोग कर रहे हैं। प्रयोगों से जिसको हम प्रमाणित कर सकते हैं, जिसका मापन हो सके, जिसको हम माप सके, उसे ही हम कह सकते हैं एक प्रकार की वो राशि है। और मापने के लिए संख्या चाहिए। और तो संख्या के लिए हम कह सकते हैं कि उसमें क्या-क्या होना चाहिए? एक तो होनी चाहिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका कुछ न कुछ परिमाण होना चाहिए, वो संख्या या मान होना चाहिए। यानी उसकी संख्या होगी साथ में, जैसे मान बताया पॉइंट, ठीक है ना? और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है मात्रक। आप सिर्फ मात्रक के आधार पर राशि का डिसाइड हम कर सकते हैं कि ये मात्रक है, तो हम बता सकते हैं किसकी बात कर रहा है। मैंने कहा जूल, तो जूल में अब आपके दिमाग में 4 ऑप्शन मैंने आपको रख दिए, बताइए समय का है, द्रव्यमान का है, कार्य का है, किस चीज़ का है? तो आप सीधा कहोगे जूल, कार्य का है, ऊर्जा का हो सकता है। तो इस प्रकार से आप मात्रक के आधार पर चीज़ों के बारे में व्यक्त कर सकते हैं और संख्या साथ में हो तो बता भी सकते हैं कितने जूल, यानी किसी ने 2 न्यूटन बल इधर से लगाया, किसी ने 5 न्यूटन बल इधर लगाया। अब आपने न्यूटन-न्यूटन तो बता दिया, लेकिन अब मैं कहूँ चीज़ सरकेगी किस साइड, तो वहाँ एक चीज़ और आती है आगे चलकर, वो आती है दिशा। तो दिशा के ऊपर और चर्चा करेंगे, उसके आधार पर राशियों को आगे और प्रकार में बाँटेंगे। तो राशियाँ कितने, देखो जैसे एग्ज़ाम्पल लिया 2 केजी, तो 2 तो है इसका मान और केजी इसका है मात्रक। याद रखना सिर्फ़, वैसे तो मात्रक ये है के तो किलो को दर्शाता है 10 की पावर 3 को। तो ये भी मैं आपको सिखाऊँगा 10 की पावर 3, 6 9 वगैरह किस प्रकार से याद कर सकते हो ट्रिक से। अब ये वर्गीकृत करते हैं राशियों को। सबसे पहले राशि को हम डिसाइड करते हैं दिशा के आधार पर, राशियाँ 2 भागों में बाँट सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। पेपर में सबसे ज़्यादा यहाँ से प्रश्न आता है, कौन-सी राशि सदिश है, कौन-सी राशि अदिश है। ऐसी ट्रिक बताऊँगा, सिर्फ़ शब्द को देखते ही मोस्टली आप 99% तो वहीं पहचान लोगे। देखिए, दिशा के आधार पर राशियाँ। मैंने कहा किसी भी राशि के अंदर 2 चीज़ होनी ज़रूरी है, एक तो मान यानी संख्या होनी चाहिए और साथ में उसका क्या होना चाहिए, मात्रक। लेकिन कुछ राशियाँ ऐसी होती है जिसमें सिर्फ़ इन 2 चीज़ों से भी काम नहीं चलता। ये भी बताना पड़ता है कि किस दिशा के अंदर हम बात कर रहे हैं। यानी जहाँ दिशा का भी मायने हो, दिशा की भी वैल्यू हो, उसे तो हम कहते हैं दिशा। सदिश, दिशा के सहित। शब्द का अर्थ होता है सहित और का अर्थ होता है नहीं है। यानी जिसमें दिशा नहीं हो उसे कहेंगे अदिश, जिसमें दिशा हो उसे कहेंगे सदिश। इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती, इसमें होती है। अब कोई एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ, देखो, मैंने कहा 5 बज चुके हैं या 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ। तो 5 मिनट में आ रहा हूँ, मैं दिशा बताऊँगा, 5 मिनट में इधर से आ रहा हूँ, उधर से आ रहा हूँ, 5 मिनट में बस आपके पास आ रहा हूँ। रही बात, वहीं मैं कहूँ मैंने 5 न्यूटन बल लगाया इस दीवार पर। जैसे मान लो मैंने कहा इस बॉक्स को मैं सरका रहा हूँ। आपने मुझसे कहा सर इस बॉक्स को सरकाओ। तो मैंने आपसे पूछा बताओ कितना कितना सरकाऊँ, तो उसके हिसाब से मैं इस पे बल लगाऊँ। आपने कहा सर इधर इसको 5 न्यूटन बल लगा दो, आप इस पे इतना सरका दो आप इसे। अब आपको सरकाना है इस चीज़ को इस साइड, लेकिन मैं इधर से बल लगा रहा हूँ, तो ये तो इधर से गया। दिशा का फ़र्क पड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि न्यूटन का अर्थ यहाँ पर बल है। बल मैं दिशा एक सही, जैसे मान लो आप मेहनत कर रहे हैं। का सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल सुनना, आपके तैयारी की काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। आपने किताब लेकर आ गए मार्केट से, आपने अच्छा-अच्छा कंटेंट डाउनलोड कर लिया या वीडियो वगैरह देख लिया, कुछ भी आप जिससे भी तैयारी कर रहे हो, जिसके माध्यम से भी पीडीएफ ले ली, आपने वीडियो क्लासेस देख ली। आप तैयारी तो कर रहे हो, आप बल भी लगा रहे हो, पूरी जान लगा रखी है तैयारी करने में, 100% दे दिया। लेकिन क्या उसको सही डायरेक्शन में आप तैयारी कर रहे हो? सही डायरेक्शन का अर्थ है, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के इक्विवेलेंट है। आप किताब लेकर आ गए कि सर मेहनत करूँगा मैं तो खूब। ऐसी-ऐसी किताबें, एस्ट्रोनॉमी की किताब लेकर आ गए, आपके सिलेबस में है ही नहीं। मेहनत तो खूब कर रहे हो लेकिन वो सही दिशा नहीं है, आपके सिलेबस का ही पार्ट नहीं है। तो बल तो लगाओ लेकिन सही डायरेक्शन का होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता मेहनत कहाँ, एक तो होता है हार्ड वर्क। आपको पता होगा हार्ड वर्क में सबसे फेमस कोई जीव है तो वो है गधा, कि गधे की तरह मेहनत कर रहा है। लेकिन गधे का नाम अगर आपको कोई कह दे कि तू तो गधा है, तो उसका मतलब तो एक मतलब वहाँ पर दिमाग की बात ये लग रहा है कि मेरे को तो गलत कह रहा है। लेकिन एक आप देखो कॉम्प्लीमेंट है ये, वो गधे की तरह मेहनत कर रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा, गधा बहुत मेहनत करता है। लेकिन गधा बदनाम क्यों है? फिर भी इसलिए बदनाम है क्योंकि वो अपना दिमाग नहीं लगाता। वो चीज़ों को स्मार्ट वे में नहीं करता, एक तो होता है स्मार्ट वे में तैयारी करना, एक होता है सही डायरेक्शन में तैयारी करना। लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन नहीं दे रहे हो, सिर्फ बल लगा रहे हो, तो आपकी तैयारी की कोई वैल्यू नहीं है। आप ऐसी-ऐसी चीज़ें पढ़े जा रहे हो, डीप से डीप पढ़े जा रहे हो, जबकि प्रश्न आएगा कोई एक किसी ऊपर-ऊपर से आ गया तो? या किसी चीज़ को सिर्फ इतना सरल से सरल पढ़ लिया, आपको किसी टीचर ने कह दिया कि ये थोड़ा बहुत ऊपर-ऊपर से पढ़ लो। कम छोटा-सा मैटर दे दिया, एक पतली सी किताब दे दी, 1 वीक सीरीज़ टाइप की, और ऊपर से पढ़ लेना, बस मेरे यहाँ से इतने प्रश्न आ जाएँगे, वो आ जाएँगे। लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इतना कम पढ़कर। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ना तो इतना कम पढ़ूँ, ना इतना ज़्यादा डीप पढ़ूँ।
एक एक सही एक लेवल क्या हो सकता है कि हर सब्जेक्ट को इस लेवल पर तैयार करूँ, तो मेरा कॉम्पिटिशन क्लियर कर लूँ। उसी वे को चुनना ही एक स्मार्ट वे है। क्योंकि आपको कह देगा कोई कि स्मार्ट वे में तैयारी करो, स्मार्ट स्टडी करो, लेकिन उसका एक सही मायने में अर्थ क्या है? उसका अर्थ यही है, चीज़ों को जो सिलेक्ट आप कर रहे हो, उन चीज़ों को सिलेक्शन करते समय चीज़ों का ध्यान रखें कि ना तो इतना डीप जा रहा हूँ, ना इतना कम पढ़ रहा हूँ। पढ़ते समय कॉन्फिडेंस भी आए, प्रैक्टिस करते समय आपके सारे प्रश्न भी सॉल्व हो रहे हो, तो उस समय आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ, मैं सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहा हूँ। तो सही डायरेक्शन को पकड़ना ही एक प्रकार से एक स्मार्ट स्टडी कहलाएगी। तो इसलिए कह रहा हूँ, दिशा का होना भी बहुत ज़रूरी है जब आप बल लगा रहे हो और दिशा जहाँ होती है उसे कहते हैं सदिश राशियाँ। तो देखिए राशियाँ 2 प्रकार की होती है। अदिश राशियाँ, वे राशियाँ जिसमें केवल और केवल मान और मात्रक यानी परिमाण, संख्या 1, 2, 3 वाली और मात्रक की सिर्फ़ 2 ही चीज़ों की ज़रूरत हो। जैसे आपका द्रव्यमान कितना है? तो आप कहोगे सर मेरा द्रव्यमान है 60 केजी। चलो 60 केजी। अब आप ये कहोगे सर पूर्व दिशा से मैं 30 केजी का हूँ, पश्चिम दिशा से मैं 5 केजी का हूँ, ऊपर से मैं इतना केजी का हूँ। आपको दिशा बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने ओवरऑल अपने शरीर का वेट बता दिया, मास बता दिया 60 केजी। आगे देखो, इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं? आगे एक वर्ड यूज़ करूँगा मैं मूल भौतिक राशियाँ। याद रखना मूल भौतिक राशियाँ। 7 होती है आगे चर्चा करेंगे। जिसके अंदर ये नाम आएँगे समय, द्रव्यमान, ठीक है ना? समय आ गया, द्रव्यमान आ गया, एक दूरी, ठीक है? दूरी की जगह आप ले सकते हो यहाँ पर चलो दूरी, समय, द्रव्यमान, ठीक है? और दूरी वगैरह, घनत्व, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेश मोस्ट इम्पोर्टेंट चाल, ताप, दाब और विद्युत धारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा तो ये इम्पोर्टेंट है। ये अदिश राशियाँ हैं। हालाँकि इनमें दिशा होती है, दाब में, ताप में, विद्युत धारा में, फिर भी अदिश है। क्यों है? उसका रीज़न हम बात करेंगे, अलग अलग से बात करूँगा। तो फिलहाल देखो, अदिश राशियाँ कौन-कौन सी है? समय, समय बताते समय आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं। द्रव्यमान हो, घनत्व क्या होता है? आगे बात करेंगे द्रव्यमान बट्टा आयतन, बट्टा आयतन। तो द्रव्यमान, इसको बताने के लिए क्या आपको ज़रूरत पड़ती है क्या? कि किधर कौन-सी मतलब कि किस साइड कौन-सा द्रव्यमान है? सीधा-सा है अदिश राशि। आयतन भी अदिश राशि है। एक बात और बताता हूँ मैं आपको। देखिए, कभी भी आपको ऐसा नाम दे दे और आपको पता नहीं चलता कि उस नाम में आपको उसका सूत्र पता होता है, घनत्व का सूत्र पता है, लेकिन आपको सदी-सदी नहीं पता तो कैसे पता लगाओगे? अगर किसी चीज़ का सूत्र आता है आपको तो कैसे पता लगा सकते हो? देखो आगे, जैसे बल क्या होता है बल? चलो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, चलो ये एग्ज़ाम्पल ले लिया हमने। सदी-सदिश की पहचान करने का एक दूसरा तरीका देखो, घनत्व नाम आया भी है आपके सामने घनत्व, डेंसिटी। घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। एक तो आपको मैं ट्रिक बता दूँगा उससे पहचान कर लेना, लेकिन ट्रिक के अलावा भी थोड़ा-सा एक लॉजिक हो। पहली बात तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें दिशा है या नहीं है? आपको तो कहीं क्योंकि बताएगा तो नहीं एग्ज़ामिनर कि इसमें दिशा है या नहीं। आपको तो एक नाम देगा घनत्व सदिश है, कदिश है। अब देखो, घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। देखो घनत्व कैसी राशि? घ द्र सॉरी द्रव्यमान कैसी राशि? अदिश राशि। आयतन कैसी राशि? अदिश राशि। ठीक है बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आ गई। आगे देखो, जब 2 एक समान राशियाँ एक समान का अर्थ है ये भी अदिश और ये भी अदिश हो या दोनों ही सदिश होनी चाहिए, ये भी सदिश और ये भी सदिश हो। जब 2 एक समान कैसी राशियाँ? एक समान राशियों का आप गुणा कर दो या भाग कर दो, तो आपको सदैव और सदैव कैसी चीज़ प्राप्त होगी? अदिश प्राप्त होगी। जब 2 एक समान राशियाँ हों, जब उनका गुणा या भाग कर दो आप, राशियाँ जो भी हैं उनकी, जैसे द्रव्यमान एक राशि, आयतन एक राशि, दोनों अदिश-अदिश है। एक समान यानी ए इसमें आ रहा है, ए इसमें आ रहा है। ए आए उसको से बना दो, ए को से बना दो, ए वाली होगी सदिश या चलो एक दूसरा बता देता हूँ। एक समान है, देखो समान में से शब्द आ रहा है। जब दोनों समान हो, से का बना दो ए, समान होने पर अदिश कर दो और दोनों असमान हो, असमान, तो ए को बना दो से, सदिश। इस बात को समझना क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ट्रिक है ये बस एक। समान हो तो अदिश होगी, असमान हो तो सदिश होगी। ए को सह बना दो, सह को ए बना दो इस प्रकार से। इसका मतलब देखो, अदिश, अदिश क्या दोनों समान है क्या? समान है ना? ये भी अदिश है, ये भी अदिश है, बिल्कुल समान है। तो दोनों के मिलने से जो राशि बनी वो कैसी होगी? अदिश राशि होगी। तो ये देखो अदिश राशि है। दूसरा एग्ज़ाम्पल और लेता हूँ, क्षेत्रफल। मैं पूछूँ क्षेत्रफल बताओ कैसी राशि है क्षेत्रफल? तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो लंबाई, आपको मैंने पूछा बताओ आपकी लंबाई कितनी है? तो आपने सीधा कह दिया सर 5 फुट 7 इंच इतना कुछ है। तो आपने सीधी की सीधी एक लंबाई बता दी, दिशा की बताने की ज़रूरत नहीं। अदिश राशि, चौड़ाई, अदिश राशि। दोनों का गुणा किया, अदिश, अदिश से दोनों
ये भी अदिश, ये भी दोनों एक समान एक जैसी राशि है ना, एक जैसी राशियों से अदिश राशि निकल कर आएगी। असमान है दोनों, सॉरी दोनों समान है, तो कैसी राशि निकली? ये क्षेत्रफल भी कैसी राशि हुई? अदिश राशि। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है? चलिए एक छोटा-सा ब्रेक लेता हूँ कुछ काम के कारण। तो चलिए ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे का जो अपना पार्ट है थोड़ा-सा चलिए मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ जिसे पहचान कर सके सदिश-सदिश की। देखिए दूसरा सदिश पढ़ने के बाद मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इस चीज़ की। सदिश वे राशियाँ वेक्टर क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं स्केलर और ये क्वांटिटी है वेक्टर। ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण यानी जो संख्या है, साथ में मात्रक के साथ-साथ दिशा के बारे में भी उल्लेख करना पड़े, एक्सप्लेन करना पड़े कि किस दिशा की बात हो रही है, किस दिशा में कार्य हो रहा है, जो हम बात करें सॉरी बल किस दिशा में लग रहा है, तो उसे हम सदिश राशियाँ कहते हैं। देखिए, एग्ज़ाम्पल देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको मैंने थोड़ा-सा यहाँ पर अलग चंद से कलर में लिख रखा है। विस्थापन, एक-एक चीज़ को डिटेल से पढ़ने वाले हैं टॉपिक के रूप में। वेग, त्वरण, बल, बल को भार भी कह सकते हो जो वेट होता है वेट। जबकि देखिए मास और वेट में अंतर भी पढ़ेंगे, एक टॉपिक आएगा अपने आगे। संवेग, आवेग ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, संवेग भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। आवेग, बल, बल आघूर्ण और बल दोनों ही। विद्युत क्षेत्र, देखिए विद्युत धारा अलग चीज़ है और विद्युत क्षेत्र अलग है। ठीक है? विद्युत धारा यानी जो आस-पास क्षेत्र महसूस कर रहे हैं जिसमें चीज़ें हो रही है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशियाँ होती है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उसका नियम भी होते हैं जो हम टॉपिक में पढ़ते हैं। तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशियाँ हैं और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन जो कथन में आ सकती है, ये लास्ट लाइन ही भूल गया था देखो। अदिश राशियों का जोड़ बाकी गुणा भाग, जैसे मैंने आपको कहा 2 प्लस 2 कितने होते हैं? आप कहोगे सीधे-सीधे 4। जैसे मैंने कहा 2 सेकंड प्लस 2 सेकंड कितने हुए? आपने कहा सर 4 सेकंड। तो जो अदिश राशियाँ होती हैं, उनको डायरेक्ट जोड़ बाकी गुणा भाग जो नॉर्मल हम बीजगणितीय जो चीज़ें यूज़ करते हैं, साधारण बीजगणित जोड़ बाकी गुणा भाग नॉर्मल जो हम करते हैं साधारण बीजगणित के माध्यम से उसका उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन सदिश राशियों में से सीधे जोड़ बाकी गुणा भाग हम नहीं कर सकते, इसके कुछ नियम होते हैं, जो बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि क्या सदिश राशियों में कथन आ सकता है ऐसा कि अदिश राशियों को क्या बीजगणितीय साधारण बीजगणितीय का उपयोग कर सकते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकते हैं? बिल्कुल, अदिश राशियों के लिए हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ दिशा भी आ जाती है, तो वहाँ हम सीधा जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं कर सकते, वहाँ ये नियम अलग तरीके से काम करते हैं, जो बड़ी क्लास में हम चर्चा करते हैं। चलो ये तो हो गई सदिश राशियों की बात। अब कोई ट्रिक बताओ सर ऐसी हमें तो सिंपल सी कि 4 ऑप्शन आ गए पेपर में कि ए, बी, सी और डी और प्रश्न आ गया कि निम्न में से कौन-सी एक सदिश राशि है या अदिश राशि है? ऐसा एक प्रश्न आ गया तो हमें कुछ नहीं आए, नाम ही समझ में ना आए तो क्या करें? अब देखो, ये उन सिर्फ़ उन विद्यार्थियों के लिए जिसको बिल्कुल भी ऐसा लगे कि अब तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो एक ट्रिक सुन लेना। जिस भी नाम के अंदर कोई भी राशि दी है उसके नाम में या तो आपको मिल जाए व्यय या फिर व्यय मिल जाए कहीं पर भी। उस राशि में कहीं पर भी व्यय या व्यय आधा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है। तो अगर व्यय या व्यय मिल जाए, ज़्यादातर चांस है 90% चांस है, 10% नहीं है क्योंकि ट्रिक है ये कोई रूल नहीं है ऐसा। ज़्यादातर चांस है यानी 90% चांस है वो सदिश राशि होगी। आप कहोगे सर कैसे? देखो अब नाम सुनना। अब नाम बताऊँगा तब आप खुद कहोगे हाँ सर ज़्यादातर चीज़ों में लागू हो रही है बात तो देखो। सबसे पहला हमें शुरुआत करते हैं सरल से। सबसे पहला है विस्थापन। देखो विस्थापन वर्ड में वह आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो हो गई सदिश। वेग, वेग में वह आ रहा है तो सदिश। त्वरण, एक्सीलरेटर, वह आ रहा है, बीच में भी आए मैंने कहा था ना कहीं पर भी आ जाए वह आ रहा है। आगे देखो बल, इसी सीक्वेंस में हम टॉपिक भी पढ़ेंगे, ठीक है? विस्थापन के साथ दूरी पढ़ेंगे, वेग के साथ हम चाल पढ़ेंगे, त्वरण पढ़ेंगे, फिर बल, ठीक है? बल आ गया, बल में देखो वह आ रहा है। आगे देखो, फिर आता है संवेग, वेग में भी देखो ये वेग भी आ गया और वह भी आ गया। इसके अलावा आवेग, आवेग। तो इसमें आपको वह नज़र आ रहे होंगे, वह आ रहा है। तो ये सब की सब राशियाँ कैसी राशियाँ हैं? ये सारी की सारी सदिश राशियाँ हैं। देखो कितनी सरल सी ट्रिक है, सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम में वह और वह पहचानना है आपको तो। छोटे से बच्चे को भी बता दें तो वो भी समझ जाएगा ये बात तो। आगे देखो कि आपने कहा सर आपने 90% क्यों कहा? ये ट्रिक क्यों है? ये तो सब जगह लागू हो रही है। देखो लागू क्यों नहीं हो रही? अब कुछ अपवाद सुनना जिसमें वह है, लेकिन फिर भी वो अपवाद है। अपवाद कह सकते हो या कह सकते हो वो कैसी राशि है? वो अदिश राशि है। इस ट्रिक का अपवाद है, वैसे कोई अपवाद नहीं है वो। इस ट्रिक का अपवाद कह सकते हो आप, कि जिसमें वह होकर भी वो कैसी राशि है? वो सदिश राशि है। जैसे सबसे पहला नाम आपने ले लिया, एग्ज़ाम्पल है सॉरी जिसमें वह है, फिर भी वो अदिश है। देखो घनत्व,
डेंसिटी घनत्व जब वर्ड लिखा जाता है तो उसमें भी व आता है, ये रहा व। द्रव्यमान जब लिखते हैं ये व आता है उसमें भी, ठीक है? इसके अलावा देखो विद्युत धारा जब लिखते हैं तो उसमें भी आता है व। दाब जब लिखते हैं, दाब उसमें भी आता है व। ठीक है? विद्युत धारा लिख लेना, क्षेत्र में तो वैसे भी आता है, याद रखना विद्युत क्षेत्र तो सदिश है, लेकिन विद्युत धारा अदिश राशि है। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं जो मैं आपको आगे बताऊँगा। कुछ नाम मैंने ऐड भी कर रखे हैं वहाँ पर, वो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्रिक याद रखना बस आप। इन नामों को छोड़ देना बस एग्ज़ाम में। विद्युत धारा स्पेशली याद रखना, दाब, द्रव्यमान और घनत्व। इनमें वह है, वह और वह है, लेकिन फिर भी ये कैसी राशि है? ये अदिश ही मानना इनको। इनको अपवादों को छोड़कर बाकी ये मानना लगभग 99% चांस में आपको सदिश ही मिलेंगी। इन नामों को घनत्व, द्रव्यमान, विद्युन्मान तो वैसे याद हो जाता है कि हाँ, कहीं दिशा की बात नहीं हो रही। घनत्व में द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है, दोनों ही अदिश राशियाँ थी तो उससे अदिश बन गया। विद्युत धारा में दिशा होकर भी अदिश राशि है, विद्युत धारा वाले टॉपिक में हम पढ़ते हैं क्योंकि सदिश गुण योग गुणनफल के नियम का पालन नहीं करता। और दाब में भी इसी प्रकार से दिशा होकर भी अदिश राशि है दाब, ताप भी। चलो, अब देखो इस नियम को बताने के बाद कुछ अपवाद देखो, द्रव्यमान को अलग कर दिया, दाब को, घनत्व को, हाँ, लंबाई में भी व्यय आता है, देखो लंबाई में भी व्यय वर्ड है, याद कर लेना इसे भी। विद्युत धारा, आवेश, आवेश भी इंपॉर्टेंट है। आवेश के अंदर में भी देखो व्यय आ रहा है, लेकिन आवेश कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है? आवेश सॉरी, आवेश सदिश नहीं, अदिश। माफ़ चाहूँगा, ये सारी की सारी कैसी राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ। अपवाद का अर्थ यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं। ये यहाँ पर ट्रिक लागू हो रही है, ये सारी व्यय वाली, लेकिन यहाँ पर ये ट्रिक लागू नहीं हो रही। व्यय होकर भी ये सब की सब कैसी राशियाँ हैं? ये सब की सब अदिश राशियाँ हैं। ये सब की सब कैसी राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ हैं। ठीक है? चलो, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया राशि क्या होती है, सदिश, अदिश राशियाँ क्या होती है। अब ये तो राशियों का हमने डिवाइडेशन किया था किस आधार पर? दिशा के आधार पर। दिशा हो उसे सदिश, दिशा नहीं हो उसे अदिश कह देते हैं। अब दूसरा देखो, निर्भरता के आधार पर कि एक राशि क्या दूसरी राशि पे निर्भर कर रही है या वो स्वतंत्र है, अकेले ही सारा काम खुद कर सकती है। उस आधार पर हम राशियों को 2 भागों में बाँट सकते हैं। एक तो होती है वो राशियाँ जिसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपने अपने लेवल पर जो कुछ भी है वो आज अपने लेवल पर है, किसी के बलबूते पर नहीं है। उसे हम कहते हैं अपने लेवल पर जो है वो अपनी जड़ों से खुद उठी है। उसे कहते हैं मूल राशियाँ। मूल राशियाँ जैसे मान लो कुछ नाम बताऊँगा, सिर्फ़ 7 नाम याद करने हैं, इसमें कुछ अलग बात नहीं है। या आधार है, बेसमेंट, यानी जैसे मान लो कोई पौधा है, पौधे की जो शाखाएँ होती है, तना होता है, वो सारी की सारी जड़ से ही शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले जड़ों जड़ों से शुरुआत हुई है, तो ये मूल है, जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए इंसान को। ये मत भूलना चाहिए, कभी भी कोई बड़ा हो जाए तो उसकी जड़ें क्या थी। तो उसी प्रकार जो जड़ थी जिससे उस वो सब कुछ बना है। जैसे मान लो कुछ लोग हैं जो ग्रो करने के बाद वो भूल जाते हैं कहाँ से उसने शुरुआत की थी। वो अपने आप को मतलब एक अलग ही होता है कि मैं इस लेवल पर आ चुका हूँ, ये वो ईगो अलग ही आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वो राशियाँ हैं जो मूल है, जिसने सबको बनाया है। अगर ये 7 सीख ली ना आपने तो उस 7 से ही सारे के सारे 7000 निकल कर आ सकती है। तो जितने भी व्युत्पन्न राशि हैं उनकी कोई फिक्स संख्या नहीं है हालाँकि, लेकिन मोस्टली कुछ संख्याएँ बताई जाती है, लेकिन वो कोई एग्ज़ाम में नहीं आता व्युत्पन्न राशि। लेकिन याद रखना, मूल राशियों की संख्या पूछ सकता है। आधार या बेसमेंट या फंडामेंटल्स क्वांटिटीज़ कहते हैं इन्हें, जो किसी से नहीं बनी, खुद अपनी मूल राशियाँ जिनके आधार पर ये अन्य राशियों को ज्ञात करते हैं। आगे देखो, ये भौतिक राशियाँ जो अपने पूर्ण परिभाषित परिभाषा के लिए अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है। यानी इनको जैसे मान लो, हालाँकि हर एक चीज़ की परिभाषा है, 1 सेकंड की भी परिभाषा है, 1 ग्राम की भी, किलोग्राम की परिभाषा है। लेकिन वहाँ हम नहीं जाएँगे, हम कहेंगे ये अपने आप को इनको परिभाषित करने के लिए, जैसे मान लो अभी घनत्व की परिभाषा दी तो आपने कहा द्रव्यमान बट्टा आयतन, यानी एकांक आयतन में जो द्रव्यमान है उसे घनत्व कहते हैं। तो घनत्व को परिभाषित करने के लिए द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर करना पड़ा। अकेला आयतन देखो, आयतन को परिभाषित जब आप करोगे तो आप कहोगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊँचाई को आयतन कहते हैं। तो अकेला इसे ये भी नहीं है। लेकिन मैं कहूँ लंबाई, तो लंबाई अपने आप में एक अकेली राशि है। लंबाई अपने आप में एक अकेली राशि, उस लंबाई को बताने के लिए आपको और अलग जिसके सूत्र नहीं बना सकते, सिंपल तरीके से मैं कह सकता हूँ, इनके कोई सूत्र नहीं होंगे। ये अपने आप में ही सूत्र है, अकेला ही नाम होगा जो एक अकेला, वो ही सारा का सारा मूल राशि है। लेकिन यहाँ पर सबके कोई ना कुछ सूत्र निकल कर आएँगे, वो सारी व्युत्पन्न राशियाँ हैं। आगे देखना, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है? वे राशियाँ जो मूल राशियों से बनी हुई हो, इनसे ड्राइव होती है, इनसे बनती है, वो आगे चलकर व्युत्पत्ति होती है, तो इन्हें ड्राइव्ड या व्युत्पत्ति राशियाँ कहते हैं। एग्ज़ाम्पल है जैसे हमने कहा वेग तो विस्थापन बटा समय, बल तो द्रव्यमान गुणा त्वरण, कार्य तो बल और विस्थापन। जैसे अभी घनत्व का एग्जांपल दिया, आयतन का एग्जांपल दिया, क्षेत्रफल है, जिनका कोई ना कोई सूत्र हो जो एक से अधिक राशियों से मिलकर बनी हो, वो व्युत्पन्न राशियाँ हैं, इन्हीं से बनती है वो। आगे देखना, ये तो हो गई राशियाँ और राशियों के प्रकार, दिशा के आधार पर, निर्भरता के आधार पर। अब देखो, जो राशियों के साथ हम यूज़ कर रहे हैं मात्रक, राशियों के अंदर जो हम मात्रक यूज़ करते हैं, राशि के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं हमेशा। जैसे बल की बात हो रही है तो आप न्यूटन बोलोगे, सेकंड नहीं बोल सकते।
कि आपने 5 सेकंड बल लगाया, गलत बात है, 5 न्यूटन बल लगाया। आपने 5 सेकंड तक यानी समय की बात के अंदर आप सेकंड यूज़ करोगे, द्रव्यमान में केजी यूज़ करोगे, तो ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की पद्धतियाँ चलती है, जिन्हें मात्रक की पद्धतियाँ कहते हैं। तो उसी मात्रकों की पद्धतियाँ या उसका मापन कैसे करते हैं, उसी से संबंधित हम बात करते हैं। पहले उसका बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। देखो, किसी भी भौतिक राशि का मापन, उसको हमें मात्रा या मापन करना हो, एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए एक मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक राशि की तुलना करना होता है। देखो, किसी भी चीज़ का मापन करना है आपने, मैं आपसे कहूँ बताओ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना अधिक इसकी चौड़ाई या लंबाई कितनी है? तो आप कुछ न कुछ एक ऐसी चीज़ लोगे, आप इसे फुट में माप सकते हो, मीटर में माप सकते हो, लंबाई द्रव्यमान का कुछ ना, या यहाँ तक आप कहोगे सर देखो 1 बिलांद, तो देखो सर 2 बिलांद, 3 बिलांद, ऐसे करते-करते भी माप सकते हो। पुराने समय में ये देखो हाथ, 1 हाथ है, मान लो इतना-इतना ले लिया कि 1 फुट है, फिर 2 फुट है, इस प्रकार से, तो हाथ से भी ले सकते। आपने यहाँ से यहाँ तक को 1 फुट आपने डिसाइड कर लिया, रैंडमली आपने कुछ भी चीज़ उठाई, इसको 1 बिलांद बोल दिया कि चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक आधा फुट मान लिया एग्ज़ाम्पल के लिए। ये आधा फुट है, फिर ये 1 फुट हो गया। आपने एक मानक रैंडमली कुछ भी एक ऐसी चीज़, जैसे मान लो इसकी आपको लंबाई पता चल गई कि यहाँ से यहाँ तक ये इतना बड़ा है। ठीक है, मान लीजिए ये है 6 इंची का। अब इसको आपने कहा कि ये यहाँ से यहाँ 6 इंच है, तो फिर 6 6 12 हो गई। अब ये 1 फुट हो गया। अब इसको 2 बार करोगे तो ये 2 1 फुट हो गया। 4 बार करोगे 2, यानी आपने रैंडमली कोई भी एक चीज़ ली, उसी के आधार पर आपने कुछ चीज़ों को डिसाइड कर दिया, तो इसे ही हम मापन कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित और आधारभूत, हमने एक बेस ले लिया, एक रैंडमली कुछ भी चीज़ उठाई, यादृच्छिक अर्थ होता है रैंडमली। उस जैसे मान लीजिए पुराने समय में तागे के आधार पर हम लंबाई माप लेते। छोटी क्लासों में ये एनसीईआरटी से उठाई गई लाइन है, कि छोटी क्लासों में आपने देखा होगा वहाँ पर आता है कि 1 सूत, 1 मण, ये ऐसे-ऐसे नए-नए वर्ड आपने मण जैसे द्रव्यमान का होता है, ये दूरी का सूत वगैरह वर्ड यूज़ करते हैं। इसीलिए चुने गए मान्यता प्राप्त, अब इसमें क्या हुआ कि अब हर कुछ देखो रैंडमली, वैसे ये नहीं कि आप इसी को, अब हर किसी के हाथ की ये जो लंबाई है जिसे एक बिलान हम कहते हैं, ये बराबर नहीं हो सकती। तो फिर आगे चलकर धीरे-धीरे हमने एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया इसका, कि मान्यता प्राप्त होनी चाहिए वो चीज़ अब आगे चलकर। यानी जैसे मान लो हमने कोई 1 फुट, जैसे ये आता है अपना फीता वगैरह आता है जिसके अंदर फिक्स स्केल अपनी फुट है। उस फुट में जैसे बास 20 तक लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 20 सेंटीमीटर तक उस लिखा हुआ है। अब वो चीज़ें हमने मानक डिसाइड कर लिया, उस आधार पर उस पैमाने को तैयार किया। अब उससे कितनी भी चीज़ें हम ज्ञात कर सकते हैं, उसे हम उसका मापन कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि का माप को मात्रक के आगे एक संख्या और लिखकर व्यक्त किया जाता है। किसी भी राशि में हमने 2 चीज़ कही थी, एक मान लिखो और उसी के आगे उसका मात्रक लिखो। आगे लिखो उसके, जैसे मान लो आपने केजी लिखा, 2 केजी, तो उसके आगे हमने एक मात्रक भी लिखा। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए एक प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। प्रश्न भी आता है पेपर में सीधा-सीधा। मूल मात्रकों की संख्या कितनी है फिजिक्स में? तो आप कहोगे कि ये सिर्फ 7 है। फिक्स संख्या याद रखनी है आपको, 7। मूल राशियाँ और मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, और वो मूल राशियाँ है कौन-कौन सी वो भी पढ़ना है हमें। पेपर में यहाँ से भी प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी एक मूल राशि नहीं है या मूल मात्रक नहीं है? तो आपको मैं आगे चलकर बताऊँगा इनके बारे में भी साथ। इनके अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियाँ जो होती है, मात्रकों को मूल मात्रकों के संयोजन से बनाया जाता है। आगे बात करेंगे किस प्रकार से बनाया जाता है उसपे भी। और इस प्रकार प्राप्त किया गया व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। तो व्युत्पन्न राशियों से बनने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक, मूल राशियों से बनने वाले मात्रक मूल मात्रक। तो निर्भरता के आधार पर राशियों की चर्चा हमने की थी। यहाँ से कोई पेपर में प्रश्न नहीं आता, सीधा-सीधा बस संख्याओं की बात आ गई जो आगे चलकर आता है। अब देखो यहाँ मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। नाम आ रहा है बार-बार में मात्रक। देखो किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हमने बात की थी, 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होती है मान यानी संख्या, संख्या तो आप गिनती 1, 2, 3 आपको आती है पहले से, मैं तो आपको मात्रक सिखाऊँगा बस। तो संख्या के साथ-साथ उसमें मात्रक जोड़कर हम राशि का डिसाइड करते हैं। राशियों के प्रकार पढ़ लिया, अब राशियों के बारे में एक बात और जान लेते हैं, मात्रक, यूनिट। ये डिसाइड किसने किया कि आप केजी लगाओगे? ये किसने डिसाइड किया कि आप ग्राम लगाओगे, फुट लगाओगे, पाउंड? अब कई जगह तो यूज़ करते हैं लोग, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए कई जगह मीटर, कई जगह फुट, कई जगह सेंटीमीटर। अब उसका कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना, कि हर एक जब भी कोई बात की जाए तो एक यूनिट ऐसा यूज़ करो जो सभी को समझ में आए। तो इसीलिए मात्रक की कुछ पद्धतियाँ आई। सबसे पहले कुछ नाम आपको बताता हूँ। एक पद्धति का नाम है सीजीएस, सीजीएस पद्धति। उसके पद्धति का अर्थ है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक रूल रेगुलेशन चला दिया अपने-अपने स्थान पर। इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, मीट्रिक, मीट्रिक। ये सेना वगैरह में पुराने समय में यूज़ होती थी। इसका अर्थ क्या हुआ? आप सीजीएस का अर्थ होता है, सी तो होता है सेंटीमीटर, जी होता है ग्राम और एस का अर्थ है सेकंड। यानी जब-जब समय या दूरी की बात हुई,
तो आपको सेंटीमीटर अगर जो यूज़ ले रहे हो, तो आप सीजीएस पद्धति यूज़ कर रहे हो। अगर जहाँ द्रव्यमान की बात आ रही है, द्रव्यमान की, और वहाँ अगर आपने ग्राम शब्द का यूज़ कर लिया, तो आप सीजीएस पद्धति यूज़ कर रहे हो। और सेकंड, एक समय एक ऐसी चीज़ है जिसने सभी पद्धतियों ने सेकंड के रूप में लिया समय को। ये बात समझ में आई? सीजीएस पद्धति जिसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, सेना वगैरह में इसका ज़्यादा यूज़ करते थे। तो याद रखना, पेपर में सीधा प्रश्न आता है, मेट्रिक या मीट्रिक पद्धति किसे कहते हैं? सीजीएस पद्धति को मेट्रिक या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। मेट्रिक यानी जैसे 10वीं पास आप मेट्रिक, तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों का भी। तो मेट्रिक या मीट्रिक पद्धति जो है, इसे मेट्रिक लिखना ज़्यादा सही रहेगा। मेट्रिक, मीट्रिक या मेट्रिक पद्धति किस पद्धति को ही कहते हैं? सीजीएस को कहते हैं। पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो सीजीएस पद्धति का अन्य नाम बताओ, मेट्रिक पद्धति। दूसरा, इसके बाद एक पद्धति है एफपीएस। ये खास करके चलती थी अंग्रेजों के साइड में, ब्रिटिश ब्रिटिश जो लोग हैं, ब्रिटिश यानी जो अंग्रेज होते हैं, वो मोस्टली यूज़ करते हैं, दूरी को यूज़ करते हैं। जैसे ये सीजीएस में, सीजीएस वाले तो सेंटीमीटर में, ये एफ के बजाय, एफ शब्द का अर्थ होता है फुट, या इसी का बहुवचन होता है फीट, ठीक है? पी शब्द का अर्थ है पाउंड। हालाँकि देखिए, पाउंड अलग-अलग जगह यूज़ करते हैं हम। पाउंड करेंसी का भी एक वर्ज़न है पाउंड। पाउंडल एक बल का भी मात्रक होता है, यहाँ है सिर्फ़ पाउंड। सिर्फ़ पाउंड आए, याद रखना, द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड। और ये यूज़ कौन से करते हैं? एफपीएस पद्धति वाले। जैसे आपने एक, मतलब आपने देखा होगा, मैंने तो पहले देखता था मैं भी, डब्ल्यूडब्ल्यूई नाम आता है एक। मतलब बॉक्स लड़ाई होती थी, कुश्ती वगैरह करवाते थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई आता था पुराने समय में, तो वहाँ पर आता था कि 500 पाउंड, बिग शो, ये ऐसा अंडरटेकर आ रहा है 500 इतने पाउंड का। तो वहाँ केजी में कभी बात नहीं करते थे वो, कि किसी का वेट जब बताना हो, कितने किलो का व्यक्ति आ रहा है। जैसे मान लो आपका 60 केजी वेट है, लेकिन 60 केजी सुनने में थोड़ा हल्का लगेगा, तो उसी को बता दिया ढाई गुना और बेहतर करके, कि 2.2 गुना और जोड़ दो इसमें, इसको बता दो कि 200 पाउंड का कोई व्यक्ति आ रहा है, तो थोड़ा और वज़नदार लगेगा। तो याद रखना, ये अंग्रेज़ों की जब ये कुश्तियाँ वगैरह चलती थी डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो वहाँ केजी के स्थान पर आपने नाम सुना होगा पाउंड। बिग शो आ रहा है 500 पाउंड का, अंडरटेकर आ रहा है 400 पाउंड का। तो ये पाउंड शब्द जो है, वो द्रव्यमान को इंडिकेट करता है। आगे देखो, ये भी समय को किस में लेंगे? सेकंड में। इस पद्धति का अन्य नाम क्या है? ब्रिटिश पद्धति। तो ब्रिटिश पद्धति कौन-सी पद्धति को कहते हैं? एफपीएस को। मेट्रिक पद्धति किसे कहते हैं? सीजीएस को। और लास्ट सबसे विकसित पद्धति है जी का, इन सब का। अब देखो, ये कुछ विशेष स्थानों तक सीमित रही, एक विशेष सेना तक या फिर कुछ इलाकों तक। ये एफपीएस ब्रिटिश लोग ही ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, या पूरा ब्रिटेन या ब्रिटिश ही तो अलग है नहीं पूरी दुनिया में। तो सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे अधिक जो चलने वाली प्रचलित पद्धति है, उस पद्धति का नाम है एमकेएस। जो आज भी हम पूरी फिजिक्स यूज़ करते हैं, वो सबसे ज़्यादा फेमस पद्धति है एमकेएस पद्धति। और एमकेएस को ही आगे चलकर और अधिक अगर हम बात करें, एमकेएस का ही एक डेवलप हम कह सकते हैं, या व्युत्पत्ति रूप एसआई पद्धति है। पेपर में ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि बताओ एसआई पद्धति किसका व्युत्पत्ति रूप है? तो एसआई पद्धति वैसे एमकेएस का पद्धति का व्युत्पत्ति रूप होता है। एसआई इंटरनेशनल सिस्टम, या सिस्टम एड इंटरनेशनल, ये थोड़ा अलग फ्रेंच वर्ड है। एमकेएस का अर्थ क्या हुआ? एम यानी जहां भी दूरी की बात आप करो, तो एम को मीटर के रूप में लो। किस रूप में लो? मीटर। के यानी किलोग्राम, और एस का मतलब वही सेकंड। तो ये सबसे ज़्यादा फ़ेमस पद्धति है एमकेएस पद्धति, और एमकेएस पद्धति से फिर आगे चलकर लगभग 1960 के अंदर एक नया थोड़ा-सा और मान्यता प्राप्त हो गई है एसआई पद्धति को भी। जैसे हम न्यूटन बोलते हैं ना, न्यूटन, आप कहोगे सर न्यूटन तो इन तीनों में नहीं है। न्यूटन वैसे एमकेएस पद्धति के एक मात्रक है, उसी से बनेगा आगे चलकर एसआई पद्धति। हम कहते हैं ना, इसका एसआई पद्धति में मात्रक बताओ, तो वो एसआई है क्या? वो भी एक पद्धति ही है, वो एमकेएस का व्युत्पत्ति रूप है। मुख्यतः 3 ही पद्धतियाँ हैं, मात्र कितनी पद्धतियाँ हैं? 3 पद्धतियाँ ही हैं। ये चौथी अलग ही इसी का व्युत्पत्ति रूप है, अलग से इसको पद्धति नहीं कह सकते। सीजीएस पद्धति, पेपर में प्रश्न आएगा, मीट्रिक पद्धति किसे कहते हैं? सीजीएस को। ब्रिटिश पद्धति, एफपीएस। या सीधा-सीधा देखो, ये तो कोई भी अगर मेरे हिसाब से इतना सरल प्रश्न तो पेपर में नहीं बनाएगा, कि प्रश्न आ गया बताओ कि सीजीएस पद्धति के अंदर द्रव्यमान को किस में मापते हैं? और एफपीएस पद्धति में किस में मापते हैं? और एमकेएस पद्धति में किस में मापते हैं? तो ये सारी चीज़ें आपके सामने। सी का अर्थ होता है सेंटीमीटर, जी का ग्राम, एस का मतलब सेकंड। यानी जो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में मापते हैं, उसे हम कहते हैं सीजीएस पद्धति। फुट, पाउंड, सेकंड में माप दें, उसे कहते हैं एफपीएस पद्धति, और मीटर, किलोग्राम, सेकंड में मापे, उसे हम क्या कहते हैं? एमकेएस पद्धति कहते हैं। तो ये पद्धति है, और एमकेएस का विस्तृत रूप है एसआई पद्धति। इसका कब से शुरुआत हुई? 1960 से। 1960, ये थोड़ा-सा लिख देता हूँ। इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? 1960 से। एक संगठन हुआ था, मतलब एक सम्मेलन हुआ था, उसमें इसकी शुरुआत मान ली थी, और फिर इसको मान्यता प्राप्त हुई थी, वह मतलब विश्व विश्व स्तर पर, या फिर हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता 1971 तक प्राप्त हो गई थी इसको। ठीक है? तो मान्यता और शुरुआत हुई थी 60 में, मान्यता इन 71 वगैरह में इसको मिल गई थी, और तब से अब तक जो सबसे फेमस है एमकेएस है, उसी का विस्तृत रूप होता है। हालाँकि देखिए, एफपीएस वगैरह से भी ऐसा ही पद्धतियाँ बनाई जाती है। मैं आपको आगे बताऊँगा किस प्रकार से। जैसे मान लो आपने नाम सुना होगा न्यूटन।
तो न्यूटन क्या है? तो आप कहोगे न्यूटन एसआई पद्धति है। तो मैं आपसे पूछूँ बताओ डाइन क्या है डाइन? वैसे डाइन भी एसआई पद्धति ही है, लेकिन ये बनाई है एमकेएस से और ये बनाई है आगे चलकर सीजीएस से। सीजीएस लेकिन ये क्या चीज़ें हैं हम आप क्योंकि अभी बताऊँगा तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे इसलिए इन चीज़ों को एक बार छोड़ दो साइड में। न्यूटन, डाइन वगैरह ये सारी चीज़ें क्या है। ये आगे एसआई पद्धति है जो हम चर्चा करेंगे। चलो थोड़ा-सा नोट से देख लेते हैं इन चीज़ों के बारे में। मात्रकों की प्रणाली या पद्धतियाँ, जो मूल मात्रक है उसी के आधार पर पद्धतियाँ बनाई गई है क्योंकि आप कहोगे सर 3 ही शब्द क्यों यूज़ ले रहे हो आप? दूरी, द्रव्यमान और समय के आधार पर ही क्यों बनाया? क्योंकि देखो शुरुआत में सिर्फ़ ये 3 मात्रकों को ही मूल मात्रक माना गया। उस समय 7 नहीं थे, हालाँकि है 7 के अकॉर्डिंग भी, लेकिन 3 पद्धति सिर्फ़ 3 चीज़ ऐसी है जो लगभग सभी के सूत्रों में देखने को मिलती है। आप किसी भी चीज़ का जब सूत्र निकालते हो ना उसमें कहीं न कहीं आपको समय, आपको दूरी या द्रव्यमान इन तीनों में से किसी न किसी की बात ज़रूर देखने को मिल सकती है। इसलिए ज़्यादातर शुरुआत के अंदर ये पद्धतियाँ बनाई गई तो इन तीनों चीज़ों को ही ध्यान में रखकर बनाई गई और इसीलिए 3 चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समूचे को मात्रकों की प्रणाली कहते हैं। मूल मात्रक और व्युत्पन्न दोनों मात्रक आते हैं पूरी प्रणाली में तो इसमें सिस्टम में, क्योंकि आगे चलकर सबके मात्रक निकालने में तो। ठीक है, आगे देखो। मात्रकों पद्धति या प्रणाली कहते हैं, ये 3 प्रकार की है। सीजीएस स्टार लगा लेना इस मैट्रिक को। मैट्रिक पद्धति किसे कहते हैं? सीजीएस को। ब्रिटिश पद्धति किसे कहते हैं? एपीएस को। और सबसे विकसित कौन है? एमकेएस पद्धति। ठीक है? और उसी का आगे चलकर व्युत्पत्ति रूप आया एसआई पद्धति। इन तीनों पद्धतियों में हम किस-किस की बात करते हैं? पहली सबसे पहले जो बात हो रही है हमेशा सी हो या एफ हो या एम हो, यहाँ तीनों के अंदर ही जिस चीज़ की बात हो रही है वो है लंबाई की बात या दूरी की बात। क्योंकि लंबाई भी मीटर में ज्ञात करते हैं और दूरी मोस्टली इसे मूल मात्रकों में लंबाई वर्ड से यूज़ किया गया है दूरी के बजाय। तो लंबाई की जब-जब बात होती है तो हम सेंटीमीटर, फुट या मीटर में ज्ञात करेंगे। जब-जब द्रव्यमान की बात हो, दूसरा है पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान और तीसरा है समय। अब आप कह सकते हो सर कि क्या ऐसा प्रश्न बन सकता है? देखो बनाने में बना सकता है एग्जामिनर क्योंकि सीजीएस पद्धति को हमेशा से ही ऐसे ही लिखा गया है। इसको जीसीएस लिख कर कंफ्यूज नहीं कर सकता एग्जामिनर कभी भी आपको। सीजीएस को सीजीएस ही बोलना पड़ेगा, एफपीएस को एफपीएस ही। तो जो क्रमशः सीक्वेंस दे रखा है, लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है चीज़ों को। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड है, फुट, पाउंड, सेकंड है, मीटर, किलोग्राम, पाउंड और सेकंड है और किलोग्राम है। नेक्स्ट देखो एमकेएस का विस्तृत रूप कौन आई? अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। विश्व स्तर पर जो सबसे फेमस है अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो एमकेएस का ही रूप है मीटर किलोग्राम सेकंड का पद्धति का विस्तृत रूप या और विकसित रूप कह सकते हो तो पेपर में प्रश्न आ सकता है एसआई पद्धति किसका विकसित रूप है या विस्तृत रूप है? आप कहोगे एमकेएस पद्धति का व्युत्पत्ति या विस्तृत रूप है। और इसके अलावा इसमें ताप, विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा मूल मात्रकों के रूप में सम्मिलित किया गया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पुराने समय में सिर्फ 3 चीज़ों के आधार पर ही हमने राशियाँ बनाई थी जब तक की। लेकिन एसआई पद्धति आने के बाद जो अन्य मूल मात्रक थे क्योंकि देखो 1960 तक सारे और साथ के साथ आ गए थे मूल। तो उस समय जब आई थी तो इनको भी मूल राशियों के अंदर काउंट कर लिया गया था। तो ये कुछ बातें हैं। तो मूल राशियाँ कौन-सी है हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले ये देखो 7 मूल राशियाँ या 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं कुल। कौन-कौन सी है? अब बार-बार नाम आ रहा है तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। राशियों में हमने बात कर रहे हैं राशियों को डिवाइड कर दिया हमने 2 भागों में। एक है मूल जड़ वाली यानी एकदम जहाँ से शुरुआत है जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है। अपने लेवल पर खुद को परिभाषित कर सकती है। और दूसरा है ड्राइव्ड यानी व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियाँ। सबसे पहले मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? आप कहोगे 7। इनकी कोई फिक्स संख्या नहीं है। इनकी कोई फिक्स संख्या नहीं है। ये अब नई-नई जैसे-जैसे कोई आप इनको बिना बनाकर कितनी भी बना सकते हो। नई-नई राशियाँ हैं, बहुत सारी राशियाँ हैं, तो कोई फिक्स संख्या नहीं पूछता एग्ज़ामिनर। मूल राशियाँ 7 है कौन-कौन सी? तो देखो सबसे पहले आपका कुछ नाम बता दें तो जो सबसे पहले आई थी लंबाई, इसके साथ चलता है समय और द्रव्यमान। ये 3 थे शुरुआत में तो। लंबाई यानी लेंथ स्मॉल एल से प्रेज़ेंट कर सकते हो। टाइम को टी से प्रेज़ेंट कर सकते हो या स्मॉल टी लिखना या चलो इसमें कोई भी से टी बड़ा टी कैपिटल आवर्तकाल में आ जाता है। द्रव्यमान है स्मॉल एम, स्मॉल एम, एम। आगे देखो ये तो 3 थी शुरुआत में। फिर इसके अलावा भी कुछ और राशियाँ फिर बाद में ली गई जैसे एग्ज़ाम्पल है ताप, ठीक है? इसके अलावा आ गया अपने ताप और इसके अलावा है विद्युत धारा, विद्युत धारा, फिर आ गया ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता आप कहोगे सर ये नया वर्ड है क्या इसका मतलब? ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, ल्यूमिनियस चमक।
यानी कितनी चमक है किसी चीज़ की, तीव्रता कितनी है, इंटेंसिटी किसी भी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश गुज़र रहा है, वो कितनी चमक उत्पन्न कर रहा है, उसको मापते हैं ज्योति तीव्रता के रूप में। यानी इसमें मापते हैं, मात्रक बताऊँ आगे। और लास्ट है अपना एक और, जो है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। यानी है क्या ये? ये हम थोड़ा-सा मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, डिटेल से अवगाद्रो के बारे में आपने सुना होगा। तो ये वहाँ ज़्यादा डिटेल से पढ़ा जाता है, किसी भी पदार्थ में जैसे परमाणु वगैरह उनकी संख्याओं को डिसाइड करने के लिए पदार्थ की मात्रा शब्द का उपयोग करते हैं। पहली बात तो ये देखो, सबसे पहले लंबाई जो है, टेम्परेचर हो गया, ये हो गया देखो लंबाई। लंबाई को मापते हैं किसके अंदर, याद रखना मीटर में। लंबाई किसमें मापी जाएगी? मीटर के अंदर मापी जाती है। मूल मात्रक है ये। ये मूल राशियाँ हैं साथ, ये इसके मूल मात्रक बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो देखिए, समय मापा जाएगा सेकंड के रूप में। याद रखना समय के देखो मात्रक बहुत है, लंबाई के बहुत सारे मात्रक है। मीटर भी है, किलोमीटर भी है, फुट भी है, सेंटीमीटर भी है। लेकिन हमेशा मूल पूछे आपसे, तो आपको मीटर यूज़ करना है। 4 ऑप्शन दे दिया आपसे। इन्हीं में से कौन-सा मूल मात्रक नहीं, वहाँ सेंटीमीटर, किलोमीटर ये होने पर भी नहीं चुन सकते। सिर्फ़ और सिर्फ़ मीटर को ही दर्जा दिया गया है मूल मात्रक का। सेकंड हो गया, इसके अलावा बात करते हैं द्रव्यमान में, आप कहोगे किलोग्राम, सीधा-सीधा किलो को यूज़ ले लिया यहाँ पर, सिर्फ ग्राम को नहीं, किलोग्राम को यूज़ किया गया है। ताप के रूप में आप कहोगे तापमान। देखिए, तापमान के भी बहुत सारी मात्रक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज तक अगर पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न बना है तो किसका बना है? क्यों? क्योंकि तापमान में हम अपने आस-पास सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं डिग्री सेल्सियस का। लेकिन पुराने समय में इसी को डिग्री सेंटीग्रेड कहते थे। इसके अलावा इसके बहुत सारे और भी है, जैसे रूमर है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, बहुत सारी इसके मात्रक है। लेकिन एसआई मात्रक पूछ ले आपसे पेपर में, तो याद रखना ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, केल्विन। एसआई मात्रक केल्विन है, सेंटीग्रेड या सेल्सियस नहीं है। तो याद रखना सबसे ज़्यादा सेल्सियस का यूज़ करते हैं, जैसे अपना टेम्परेचर बताना हो, रूम टेम्परेचर कितना है, अपने शरीर का टेम्परेचर, सेल्सियस यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी परम शून्य ताप हो या फिर मूल मात्रक हो, वहाँ केल्विन का यूज़ करते हैं हम। विद्युत धारा आपको पता ही होगा, एम्पीयर। इसके अलावा ज्योति तीव्रता कैंडेला, कैंडेला, कैंडेला कितना तीव्र है, ल्यूमिनियस यानी चमक कितनी है प्रकाश की, वो तीव्रता मापते हैं कैंडेला में। इसके अलावा पदार्थ की मात्रा है मोल, ठीक है? मोल, मोल में मापते हैं। तो ये कुछ मूल राशियाँ हैं जिनके ये मूल मात्रक है। और मूल मात्रक किसके बने होते हैं? मूल राशियों के बने होते हैं। तो प्रश्न आता है पेपर में, निम्न में से कौन-सी एक मूल भौतिक राशि है या नहीं है? ये 7 नाम आपको याद होने चाहिए। लंबाई, समय और द्रव्यमान, ये तो हम सीजीएस, एफपीएस सब में यूज़ भी करते हैं, तो ये याद भी हो जाते हैं। इसके अलावा कौन-कौन सी है? ताप और विद्युत धारा 2, तो ये ले लो। ताप और विद्युत धारा 5 हो गए। फिर ये जो याद नहीं होते ना, वो एक तो ये याद नहीं होता, इसको अलग से याद रख लेना, ज्योति यानी प्रकाश से। यानी जहाँ विद्युत की बात कर रहे हैं, ताप में टेम्परेचर, इतने बड़े-बड़े टॉपिक ले लिए, तो प्रकाश वाला टॉपिक क्यों छोड़े? प्रकाश वाला टॉपिक तो लेना पड़ेगा। तो उसी के साथ हमें, और ये सारी-सारी चीज़ें हम कहते हैं ना, पदार्थ और दुनिया में सबसे ज़्यादा है पदार्थ और ऊर्जा, तो पदार्थ की मात्रा भी साथ में ले लेना लास्ट में। ठीक है? और पदार्थ कहाँ से खरीद कर लाए कि सर हम तो मॉल जाकर आए हैं, मॉल से पदार्थ खरीद के लाए हैं। तो फिर वो भी मूल चीज़ ही लेकर आए आप। मॉल से मूल चीज़ लेके आए, तो मॉल, मूल एक जैसा सा वर्ड है, मिला लेना। मॉल और ये कैंडेला, ठीक है? कैंडल, कैंडल लाइट डिनर कर रहे हो प्रकाश के अंदर, या तो इस कैंडल ऑफ ज्योति से प्रकाश को कैंडल से याद रखना, मोमबत्ती से याद रखना, कैंडल से। तो थोड़ा रिलेट करते हो चीज़ें, आसान अपने आप हो जाती है। रही बात व्युत्पन्न राशियाँ, तो ये मूल राशियों से ही बनती है, इसकी कोई फिक्स संख्या नहीं है। इन दोनों के बीच में एक छोटा-सा चीज़ है, जो इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं अटक गया। इसी की कॉम्प्लीमेंट्री है वो, पूरक बोल सकते हैं इन्हें, पूरक राशियाँ, पूरक। सिर्फ़ 2 ही है, 2। एक तो है कोण, कोण, तो कोण का जो मात्रक होता है, वो होता है रेडियन। होती क्या है, हम परिभाषा, रेडियन नहीं, सॉरी, रेडियन, रेडियन। और एक होता है घन कोण, 3D मॉडल बना दिया कोण का ही, वो मान लो ये गोलाकार चीज़ों में लागू होता है मोस्टली। ठीक है, गोल है ये, और ये ये एक हम कह सकते हैं गोला है, ये कोई वर्ताकार चीज़ है। वर्ताकार चीज़ों के लिए रेडियन, और कोई घन टाइप का हो, घन मतलब 3D आकृति हो, तो उसमें स्टे, रुको, स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। रेडियन को रेडियो से याद रख लेना। घन कोण, जैसे एक अपनी जैसे मारवाड़ी में बोलते हैं ना कि घणकणा, घणकणा, घणकरा लोग गाँव में आज भी रेडियो सुने। घणकरा मतलब ज़्यादातर लोग, आज अधिकतर लोग आप देख रहे हैं घणकरा लोग, तो आज भी कई गाँवों में रेडियो सुने। तो घण कोण, घणकरा, तो इसे थोड़ा बहुत याद करें, घन से या घर से याद रहा। घन में हमारे क्या गया, स्टे यानी रुको। घर में रुकते हैं हम, अपने घर में रुकते हैं, अपना घर अपने स्टे के लिए बना रखा हमने, रुकने के लिए। तो घर नाम आते, स्टे से याद रख लेना। और सिर्फ कोण, कि आज के ज़माने में कौन सुनता है रेडियो? तो आप कहोगे घणकरा लोग, आज भी आपका घर सुनेगा रेडियो। तो थोड़ा ट्रिक से याद करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है? तो कोण से रेडियन, और घन कोण से स्टे रेडियन, ये थोड़ा-सा याद कर लेना, अच्छा प्रश्न बन सकता है इनसे भी। इन्हें कौन-सी राशियाँ कहते हैं? इन्हें पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये अलग है 2,
ये 7 होती है, ये 2 होती है, इन्हें पूरक राशियाँ कहते हैं और ये होती है व्युत्पन्न राशियाँ, इनकी कोई फिक्स संख्या नहीं है। ये हम थोड़ा सिखाऊँगा ज़रूर मैं आपको कैसे ज्ञात करते हैं इनको। चलो नेक्स्ट देखो। हाँ, थोड़ी-सी हम बात कर रहे थे एसआई राशि के बारे में, ये याद कर लेना पहले तो। 7 मूल मात्रक तो मैंने आपको बता ही दिए। इसके अलावा 2 और है, एक तो है कोण यानी समतल कोण जो अपने नॉर्मल वृत्ताकार में बनाते हैं। उसका मात्रक होता है रेडियन, आर-ए-डी से प्रेज़ेंट करते हैं रेडियन। यानी कौन सुनता है आज के ज़माने में कौन सुनता है रेडियो? तो कौन रेडियो? तो आप कहो कि घर में बहुत से लोग स्टे करते हैं जो रेडियो सुनते हैं। घन कोण, तो घन कोण का मात्रक कौन है? आप ठोस यानी गोले की बात हो रही है, ठोस गोला या घन कोण से याद रख लेना स्टेरेडियन। ये शायद बुक की जब हमने टाइपिंग की थी तो शायद ये लास्ट की एक लाइन थी, ये शायद टाइपिंग में कुछ दिक्कत थी। जिन स्टूडेंट्स के पास जो पुराने वाले मतलब अब शुरुआत में जब किताबें आपने बाय की थी तो ये लाइन शायद ऐड नहीं हुई थी उस समय। ये लाइन ऐड कर लेना ये वाली, कि घन कोण का मात्रक क्या है? ठीक है? स्टेरेडियन है। आगे देखो, नेक्स्ट उन्नी जैसे मैंने आपसे कहा था 1960 में, 60 से सेठ याद रख लेना। ये सारी पद्धतियाँ चली तो एक सेठ आया उठकर, कि वो कह रहा है कि ब्रिटिश लोग अलग पद्धति यूज़ कर रहे हो, सीजीएस मैट्रिक वाले अलग यूज़ कर रहे हो और एमकेएस वाले कह रहे हैं हम हमारी यूज़ करो। तो एक ऐसा बनाओ इंटरनेशनल रूप से यूज़ हो। तो एक सेठ आया, सेठ से 60 याद रख लेना 1960 या एक सेठ आया उसने कहा आपसे माप-तोल, इस सेठ ने माप-तोल कहा कि माप-तोल मैं करूँगा आपसे आप सबका। एक ही मात्रक चलना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर और वो इंटरनेशनल चलेगा। तो याद रखना एक इंटरनेशनल एक संगठन आया, कॉन्फ्रेंस हुई थी 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस। 11वां सम्मेलन करवा लिया इसने, ठीक है ना? उस सम्मेलन में बात हुई कि एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को लागू किया जाए, तो इसको स्वीकार लिया गया। बात तो पहले से चल रही थी कि ब्रिटिश लोग अलग यूज़ कर रहे हैं। मान लो ब्रिटेन यानी अंग्रेज़ कोई व्यक्ति अगर भारत में जैसे मान लो सपोज़ करो कि उस समय 1947 से पहले उनकी जब मान लो हुकूमत थी, तो उस समय उन्होंने क्या किया कि कोई लोग बोल रहा है अब अपने वो लोगों को समझ में आता है मीटर, किलोमीटर, वो बात कर रहे हैं फुट में। अब इतना ज़्यादा उस समय मान लो आज भी अपने कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बात करे 1 किलोमीटर तो उसमें फुट कितने होते हैं, तो पहले तो दिमाग में सोचेगा, कैलकुलेट करेगा, इतने में तो काम कर कर आ जाएगा व्यक्ति। तो कन्फ्यूज़न तो होता ही है। मान लो मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी हाइट 5 फुट इतनी इंच है और आप कह रहे हो कि सर इतना मीटर में बताओ हमें तो किलोमीटर में बताओ हमें इसमें। तो ये कन्वर्ट करने वाली चीज़ में अक्सर प्रॉब्लम आती है सबको। तो ये प्रॉब्लम ही दूर कर दी जाए, क्यों ना एक ही मात्रक पूरी दुनिया में चले। तो इसी मकसद से एक मात्रक बनाया गया जिसका नाम है एसआई पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को स्वीकार कर लिया। एसआई पद्धति को कब स्वीकारा गया? तो 1960 में से इसे मतलब वैल्यू मिल गई कि हाँ, ये पद्धति लागू कर सकते हो आप। आगे देखो, आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। अब आप कहोगे सर इंटरनेशनल सिस्टम है तो आईएस क्यों नहीं लिखा इसे आईएस? ये एसआई का मतलब क्या हुआ? तो देखो ये कोई इंग्लिश के वर्ड से नहीं बना गया एसआई, ये बना है सिस्टीमा डे इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ये फ्रेंच वर्ड है, एक फ्रेंच फ्रेंच भाषा का शब्द है क्या? हाँ, फ्रेंच भाषा के शब्द से बनाए गए। सम्मेलन वहाँ हो रहा होगा कोई तो उस समय कह दिया सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट चलेगा आज से, तो सिस्टम इंटरनेशनल से ये एसआई बना ना कि आईएस। तो इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे। हर चीज़ के पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करो क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो और साइंस का अर्थ ये होता है जानना हर चीज़ के पीछे का रीज़न कि आईएससी क्यों नहीं लिखा, एसआई क्यों लिखा? तो उसका कारण मैंने आपको बता दिया, फ्रेंच भाषा के वर्ड से लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से हिंदी में हमने कह दिया। संक्षिप्त में हमें एसआई वर्ड देखने को मिला फिर, इसका शॉर्ट वर्ज़न। आगे देखो, एसआई प्रतीकों, मात्रकों और उनके संकेताक्षरों की योजनाएँ अंतर्राष्ट्रीय माप-तोल ब्यूरो। अब पेपर में ये प्रश्न भी आ सकता है कि जो ये सारी चीज़ें ना ये, इसे सीएम लिखो, इसे एम लिखो, जैसे मैंने आपसे कहा ना केजी क्यों यूज़ कर रहे हो, ये डिसाइड कौन करता है? तो इसका भी एक ब्यूरो है, एक विभाग है इसका भी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय माप-तोल ब्यूरो कहते हैं। ये जो मेज़रमेंट का पूरा बीआईटीएम एक इंटरनेशनल ब्यूरो है, इसका भी पूरा जो पूरी चीज़ों का मैनेजमेंट यानी इस चीज़ों का सारा निर्धारण करता है कि किस चीज़ के लिए कौन-सा मात्रक यूज़ करना है, उसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी उसके बराबर में। और इसका याद रखना एसआई प्रतीक मात्रक और उनके संकेताक्षरों की योजना अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो विकसित की गई थी। 1971 के अंदर ये सारी चीज़ें फिर विकास हुआ आगे चलकर और यानी मान्यता तो 60 में ही मिल गई थी इसको कि हाँ, आप लागू कर दो एसआई। लेकिन फिर जाकर ये सारी चीज़ें डिसाइड हुई कि हाँ, न्यूटन किसके लिए न्यूटन यूज़ करना है, किसके लिए क्या यूज़ करना है। पेपर में प्रश्न आ जाए बाय चांस, आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न आ जाए कब लागू हुआ? तो देखो 1960 में लागू हो गई थी बात तो। और आगे पूरा अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसे कब मतलब विकसित किया गया तो 1971 में। वैसे दोनों ऑप्शन मेरे हिसाब से पेपर में साथ में नहीं आने चाहिए, कन्फ्यूजिंग लाइन है ये। आए तो एक ऑप्शन आएगा और मोस्टली आपको 1960 पेपर में अब ये ऑथेंटिक किताबों से लिया गया मैटर है। तो इस पर आप बिलीव कर सकते हैं, 1960 को मान सकते हैं। और दोनों साथ में आए तो फिर देख लेना 1960 को चुन लेना। या 71 वाला ही ऑप्शन आएगा फिर 61 वाला नहीं आएगा, रिव्यू आएगा तो। अब ये हमने बात कर ली सीजीएस में तो शॉर्ट में कर दिया उसी को सारणी के रूप में। मूल राशियाँ हमने बात कर ली। देखो मूल राशियाँ 3 हैं। व्युत्पन्न राशियों को फिर अलग से बनाते हैं हम।
जैसे मूल राशियों में लंबाई के लिए सेंटीमीटर यूज़ कर रहे थे, कौन करेंगे? सी से सेंटीमीटर, जी से एम से मीटर और एफ से फुट। ये फ्रांस में उत्पन्न हुई थी एमकेस, इसीलिए वो सिस्टम इंटरनेशनल इसी का भी स्वरूप है। ये भी फ्रांस में चलती थी पहले और ये है ब्रिटिश पद्धति। ग्राम, किलोग्राम, अब देखो बल, जैसे मैं आपको एक वर्ड बता रहा था उस समय भी कि न्यूटन, देखो न्यूटन, एस का एसआई बनाओ तो न्यूटन बनेगा, इसका एसआई बनाओ तो डाइन बनेगा और इसका एसआई बनाओ तो पाउंडल बनेगा। ये पद्धति है बल की, बल के मात्रक है। सीजीएस पद्धति में बल को, हालाँकि आप कहोगे सर डाइन के बजाय और कुछ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, जो मैं आपको आगे सिखाऊँगा। जैसे न्यूटन है क्या रियल में? बल क्या होता है बल? एफ बराबर होता है एमए, एम होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान को लिखो केजी और ये होता है त्वरण, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। रियल में यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता था केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये चीजें आगे की है जो आपको आगे चलकर सिखाई जाएगी। अभी यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे बना होगा। जिनको आता है वो समझ गए होंगे कि कैसे बना, और यहाँ इसी को न्यूटन बोल सकते हो। अब आप कहोगे सर डाइन का मतलब क्या हुआ? देखो केजी तो इसमें यूज करते हो, तो इसमें क्या यूज करोगे? इसमें यूज करोगे आप ग्राम, तो सबसे पहले लिखा ग्राम केजी के स्थान पर। मीटर के स्थान पर क्या यूज करोगे? इसमें यूज करोगे सेंटीमीटर। आप कहोगे सर सेकंड, तो यहाँ पर भी सेकंड है, सेकंड स्क्वायर। तो इसे ग्राम सेंटीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर को आप डाइन बोल सकते हो। बात समझ में आ गई होगी आप। डाइन का अर्थ है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप एसआई में डाइन बोल सकते हो। और इसके साथ साथ अब एक संख्या और ऐड हो गई, क्यों? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1 किलोग्राम में कितने? आप कहोगे 1000, 10 की पावर 3। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? आप कहोगे सर 100 सेंटीमीटर, यानी 10 की पावर 2 है। समझ में आई बात? यानी केजी को जब ग्राम में बदलोगे तो 10 की पावर 3 एक्स्ट्रा, यानी 1000 चीज़ एक्स्ट्रा। एक 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम ये हो गई। 1000 संख्या लिखनी पड़ी, ग्राम तो आपने लिख ही दिया। मीटर को सेंटीमीटर में बदला तो 100 और ऐड करना पड़ेगा आपको। 2 और 3 5, यानी 10 की पावर 5 को एक संख्या और आ गई। तो प्रश्न आता है पेपर में, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो आप कहोगे 10 की पावर 5, क्योंकि मात्रक तो निकाल कर ये बना दिया आपने, न्यूटन को डाइन में बदल दिया, तो 10 की पावर 5 कहाँ से आए? वो यहाँ से निकल कर आते हैं फिर। क्योंकि मात्रक जब बदलते हो तो इन संख्याओं को भी बदलना पड़ता है। ये चीज़ें आगे सीखेंगे, फिलहाल बेसिक बता दिया एक इंट्रोडक्शन के रूप में। कार्य, ऊर्जा और शक्ति में आप देख लेना। कार्य का मात्रक जूल होता है। अब ये जूल क्या है? उसको भी हम एमकेएस पद्धति में लिख सकते हैं। जूल ऐसा ही पद्धति है, इसको एमकेएस में लिखेंगे तो उसी प्रकार से वो लिखना पड़ेगा। तो आगे सूत्र सिखाऊँगा तब बताऊँगा। तो जूल ये पेपर में आते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ही लिखे मैंने यहाँ पर जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, और उनमें भी सबसे ज़्यादा ये फेमस है, न्यूटन, जूल और वाट। ठीक है? वाट है, ये वोल्ट अलग चीज़ होती है। आगे देखो, भौतिक राशियों की विमा। अब एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है यहाँ से, चलो। वैसे तो आज की क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी फिर। इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम। विमा मैं अगली क्लास में सिखाऊँगा आपको। फिलहाल आज मात्रक मात्र की पद्धतियाँ, साइंस की एक बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरुआत की है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें आपको एमएलटी के रूप में इन्हें प्रेज़ेंट करना सिखाऊँगा, और फिर बहुत सारी राशियों के कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी लेंगे हम यहाँ पर, जो किस प्रकार से ये सूत्र क्या होते हैं, पेपर में आते हैं यहाँ से प्रश्न। ठीक है? तो ये चीज़ें जब आप सीख जाओगे, और उसके बाद थोड़ा-सा पार्ट अपना बचेगा, छोटी-सी क्लास के अंदर मैं आपको कुछ उपकरणों के बारे में बताऊँगा, क्योंकि साइंस का बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि मापन कर रहे हैं तो हम किस उपकरण से किस चीज़ को मापते हैं। मापन के साथ जो मात्रक के मान आ रहे हैं, मान को चेंज कैसे करते हैं? जैसे किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया। ग्राम को आपको किसमें, अगर मान लो जो आपको मेगा मेगा में बदलना हो, मेगाग्राम में, तो आपने सिर्फ किलोग्राम सुना होगा, टेराग्राम भी हो सकता है, गीगाग्राम भी हो सकता है, मेगाग्राम नाम नहीं सुना होगा आपने। पेपर में आ गया बाय चांस मेगाग्राम क्या होता है, तो आप तो कन्फ्यूज़ हो गए, मेगाग्राम क्या चीज़ आ गई। हज़ार को बोल देते हो आप, जहाँ वहाँ 10 की पावर 3 के बजाय 10 की पावर 6 लगाते ही वो मेगा बन गया। तो किलो, गीगा, मेगा, ये जितने भी है, ठीक है ना? डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, या डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, हेक्टो, ये सारी चीज़ ट्रिक से बताऊँगा, जो आप मेरी तरह फिर आपकी उँगलियों पर हो जाएगी, ज़बान में अपने आप आएँगे सारे नाम। ऐसी ट्रिक बताऊँगा कि एक साथ याद हो जाएँगे, और फिर आपस में छोटा-मोटा कन्वर्ट करना इनको बता दूँगा कि इस राशि को इसमें किस प्रकार से बदल सकते हैं, कि डेसीमीटर को आपको मिलीमीटर में बदलना हो तो क्या संख्या किस प्रकार से चेंज करोगे। नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे, और थोड़े बहुत कुछ और चीज़ों को, जैसे प्रकाश वर्ष, ये किसका मात्रक है, ये पेपर में फेमस है। अब वर्ष नाम देखते ही दिमाग में आता है कोई समय का मात्रक होगा, लेकिन ये दूरी का मात्रक है। इसी प्रकार कुछ और फेमस मात्रक जो पेपर में बहुत आते हैं, 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, या मीटर कितने होते हैं, या फिर एक समुद्र मील और 1 मील में क्या अंतर है? एक समुद्र मील, या नोट्स नाम सुना होगा आपने। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने को जानना ज़रूरी है। क्योंकि अब आप कहोगे सर ये मात्रक का टॉपिक है ही नहीं, मैं इग्नोर कर सकता हूँ क्या इस टॉपिक को? मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा इस टॉपिक को छोड़ना। ये टॉपिक आपके साइंस का इंट्रोडक्शन,
आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से आप समझोगे कि फिज़िक्स आसान है। आप इतने दिनों तक जो किलो, मेगार या जितने भी मान लीजिए ऊपर मात्रक आए उनसे कन्फ्यूज़ थे। न्यूटन आ जाता था, कभी डाइन नाम आ जाता था, तो ये सारी चीज़ें क्या थी? या आगे जब हम गति, ये बल या इनके नियमों के बारे में जो चर्चा करेंगे, ये सारे मात्रक वापस घूम फिर कर आपके सामने आएँगे। और वहाँ मैं इन चीज़ों को इतने डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये चीज़ें बेसिक में आनी ज़रूरी है आप ये बेस बनाने के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ये क्लास आपको देखनी मस्ट है, ये क्लास देखनी ही चाहिए और अपने साथियों को भी रिकमेंड कर सकते हैं आप ये क्लास। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।